तो आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे अल हिलाल वर्सेस इंटर मियामी को और प्रीव्यू करेंगे अल नसर वर्सेस इंटर मियामी को। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे विच लीग इज बेटर बिटवीन सऊदी प्रो लीग एंड MLS एंड चावी के कुछ शॉकिंग कमेंट्स दैट मेक हिम लुक लाइक अ विक्टिम। एंड लास्टली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच के लिए एक पॉसिबल प्लेइंग 11 निकालेंगे एंड साथ ही साथ डिस्कस करेंगे अबाउट द डेब्यूज ऑफ गाइज लाइक सरफराज खान एंड रजत पाटीदार। सो लेट्स बिगिन। तो भाई काफी तगड़े तगड़े मैचेस हुए हैं एंड जो मच अवेटेड मैचेस थे जिसका हम लोग पूरे जब साल स्टार्ट हुआ था और जब अनाउंस हुए थे तब से वेट कर रहे थे Right. वो फाइनली रियाद कब स्टार्ट हो चुका है। एंड चावी का जो रेजिग्नेशन हो उसके बाद भाई साहब ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कमेंट्स करे उसको रिलेटेड। थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है बट उसको डिस्कस करेंगे। एंड क्रिकेट में भाई साहब हमारे दो काफी मेन प्लेयर्स इंजर हो गए हैं Yes. एंड जो रिप्लेसमेंट आए हैं वो आएंगे और फिर अब देखते हैं कैसे प्लेइंग 11 बनती है अगले टेस्ट मैच की। बट स्टार्ट हम लोग फुटबॉल से करते हैं इस बार एंड रियाद कब से ही स्टार्ट करते हैं। तो मैच था इस बार अल हिलाल और अपना इंटर मियामी के बीच में। जिनको नहीं पता है इस बार 3 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, अल हिलाल, अल नसर और इंटर मियामी। सबके आपस में मैचेस होंगे, फिर एंड में जो टॉप 2 टीम्स होंगी उनका फाइनल मैच होगा। सबसे एक ही एक मैच होगा। हाँ, सबसे एक ही मैच होगा। सो मोस्ट लाइकली लग रहा है अल हिलाल अल नसर का ही मैच होगा। तो ये ड्रॉ हो गया 90 मिनट्स में तो क्या होगा फिर? आई थिंक वो निकालेंगे रिजल्ट कुछ ना कुछ करके, पूरा एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टी जाएगा ही जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट आई थिंक जो एक चीज मेरे को बोलनी पड़ेगी, लास्ट ईयर भी हुआ था रियाद कप जो कि सिर्फ PSG और अल नसर के बीच में हुआ था। अल नसर नहीं, वो रियाद 11 राइट। बट इस बार जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी, जो कैमरा एंगल्स दिखा रहे थे, दैट वाज क्रेजी भाई। एक तो ये जो ग्राउंड है किसी अल हिलाल का होम ग्राउंड था? नहीं था, नहीं ना, स्टेडियम कोई अलग ही था और कॉन्सर्ट टाइप लग रहा था भाई पूरा। कॉन्सर्ट नहीं, मुझे WWE टाइप का लग रहा था। वो स्क्रीन्स लगी हुई थी ना, स्क्रीन है, केज लगा हुआ है सामने ऊपर। भाई केज कहाँ होते हैं भाई फुटबॉल के मैच में? और ऊपर वो बीच में एक वो स्क्वायर सा होता है जिसके ऊपर स्कोर नहीं लिखी होती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मैं पता नहीं। लेकिन जो लोग MMA या फिर बास्केटबॉल में भी दिखाते हैं वो चीज, हाँ WWE देखते हैं, वो ऊपर से हैंग कर रहा होता है एक स्क्रीन और वो साइड में से पतली पतली लंबी लंबी स्क्रीन तो थी। तो हाँ भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये पता नहीं कौन सा ग्राउंड था, कहाँ था, मुझे फुटबॉल का ग्राउंड तो नहीं लग रहा था। पूरी ऐसा लगा था कि WWE की वाइब्स हो रही जिसमें वो पूरा चेन में बंद कर देते हैं और उसके अंदर लड़ाई होती है। What I loved the most was जो ये लोग बीच में ड्रोन कैमरा एंगल्स दिखा रहे थे ना। स्टार्टिंग का जो कुछ पार्ट ऑफ द मैच था वो कवर ड्रोन के कैमरा से ही हुआ था। वो कैमरा भी हिल रहा था साथ में, तो पूरा सिनेमैटिक टाइप ऑफ इफेक्ट आ रहा था। तो बहुत नई चीज लगी वो देखने में एंड मुझे तो बहुत मजा आया एक्चुअली में देखने में। एंड उसके अलावा उन्होंने वो लालिगा के कैमरास लगा रखे थे, जैसे वो जो ब्लर करते थे 4K वाले। हाँ 4K वाले, तो वो भी देखने में अच्छा लग रहा था। एंड जो हाईलाइट थी वो ये था कि भाई मेसी क्लीन शेवन आया था। तो ये चीज मैंने ट्वीट भी कही थी, क्या RIP अल हिलाल होने वाला है इस बार, क्योंकि वो जब भी शेव करता है तो बहुत अच्छा खेलता ही है। बट लाइक इफ आई आस्क यू कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा इसको देख के, व्हाट डू यू थिंक? मतलब पहले जब मेसी प्रैक्टिस वगैरह भी करने आए थे तो जिनको नहीं पता, अपेरेंटली उसके अल हिलाल से रूमर्स आए थे समर में, बिफोर गोइंग टू मियामी उसके पास अल हिलाल से ऑफर आया था व्हिच वाज मतलब ऑलमोस्ट डबल द सैलरी ऑफ रोनाल्डो। उसने मना करा था वो, पर उसके बाद भी उसके लिए एक वो पूरा पोस्टर लेके आया था वर्ल्ड कप वाला। तो फैंस ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट करा उसको। इनफैक्ट मैच में 2-3 बार मेसी के शाउट्स भी आ रहे थे। बट अल हिलाल का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो कुछ अलग ही कर रहा होता है भाई, एंड आई थिंक वो एंगेजमेंट के लिए कर रहा है पूरा। ऑब्वियसली रोनाल्डो के साथ भी करते थे, मेसी के साथ भी कर रहे थे, बट वही बात है कि थोड़ा ऑफेंसिव लगने लग गया। क्या करा था बता दो? उनने कुछ ऐसे करके ट्वीट करा था कि जब उन लोग कुछ मेसी को टैकल पड़ा था, वो गिर गया था, फिर उन्होंने कहा था इट्स ओके लियो, यू आर नॉट द फर्स्ट वन, ऑब्वियसली व्हिच मींस कि रोनाल्डो के साथ एक बार ये हो चुका है। सो रोनाल्डो पे भी डिग्स आते रहते हैं उनकी तरफ से, एंड इस बार मेसी पे आ रहे थे, तो वो थोड़ा मजा आता है देखने में। बट कभी कभी थोड़ा गुस्सा आता है कि भाई तुम क्यों इतना चल रहे हो, किस बात पर चल रहे हो। बट ठीक है, वो जानते कि 10 मेसी फैन गाली देंगे आगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगा, राइट। बट जो वाइब थी मैच की, इट वाज नॉट लाइक अ फ्रेंडली। एक बड़ा ग्रैंड स्केल मैच तो लग ही रहा था ना, एक्सपेक्टेड भी था कि भाई इतने बड़े बड़े नाम आएंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। सऊदी वैसे भी हर मैच को बहुत सीरियसली ट्रीट करता है। पूरा पैक्ड हाउस था फर्स्टली। ये कुछ ऐसे निकल के आया था कि अल हिलाल के खुद के मैचेस भी पैक्ड हाउस नहीं होते अपने स्टेडियम पे, बट ये था, राइट। तो डेफिनेटली अ मच बिगर ओकेजन फॉर सऊदी फैंस दैन द लीग इटसेल्फ। बट नाउ लेट्स जंप इनटू द गेम, ठीक है। मेसी, सुआरेज, अल्बा, बुस्केट सब खेल रहे थे। एक तो इन लोगों ने 5 एट द बैक खिलाना शुरू कर दिया थोड़ा डरे थे। नहीं वो हर मैच में खिला रहे हैं, सारे मैच में खिला रहे हैं। हाँ, ये सिस्टम ही चेंज कर दिया इस पूरे। नॉट गुड न्यूज़ फॉर मेसी फैंस। क्यों? थोड़ा डिफेंसिव होंगे नेचुरली। ठीक है, वो मतलब सुआरेज के साथ सेकंड स्ट्राइकर बन के खेलता है अप टॉप, वो तो चलो क्या टैक्टिकली क्या ब्रेक डाउन करे इस मैच को। बट भाई जिस तरीके से मैच शुरू हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मैच खत्म होते होते तक अल हिलाल के कुछ 7-8 गोल हो चुके होंगे और मियामी ने पूरे सीजन में अभी तक गोल नहीं मारा। बाय द वे
ये प्री सीजन चल रहा है मायामी का, हाँ, अल हिलाल के लिए ये एक मिड सीजन ब्रेक टाइप का है। हाँ, तो वो लोग ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद जो है खेलने रीग्रुप वाले हुई है हैं, टीम, right. तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनको रिदम में आने में। बट ऐसा लगा था कि ये रोंदने वाले हैं भाई अल हिलाल इनको। अल हिलाल का भी कुछ ऐसा था ना, कुछ मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। वो कुछ ऐसा है कि उनके 14 प्लेयर्स जो स्क्वाड में थे वो गए हुए हैं, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ अपना, लाइक आई हैव नोटेड दिस डाउन, अपना अल दौसारी जो था जिसने अर्जेंटीना की तरफ से गोल मारा था, वो उनका सेकंड टॉप स्कोरर है। अच्छा। बट अभी एशियन कप चल रहा है तो सऊदी की टीम पे गया हुआ है। उनका जो राइट बैक है उसका नाम तो कुछ ऐसे अल बोरेक समथिंग टाइम है, वो उनका सेकंड हाईएस्ट असिस्टर है, वो भी गया हुआ है अपनी सऊदी की जॉब में। एंड बाकी गाइस लाइक कुलीबाली, फिर भी बहुत सारे प्लेयर थे भाई, लेकिन मतलब सैविच था, मित्रोविच था, ऑफेंसिव लाइन वो थी, ऑफेंसिव लाइन बस दौसारी के अलावा बाकी पूरी थी। उसके रूबन नेवेस भी था। पॉइंट बस ये था कि उनका जो कीपर था वो अपेरेंटली उनका थर्ड चॉइस कीपर था, क्योंकि बोनो अवेलेबल नहीं था और उनका जो सऊदी का कीपर था वो नेशनल टीम के लिए गया हुआ है। अच्छा। एंड जो उनकी बैक लाइन थी वो पहली बार साथ में खेल रही थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब लाइक कुछ ऐसा है कि उन लोगों ने मिला के सारे सबके गेम्स मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर दो तो मिला के कुछ 20 गेम्स खेले। बट ठीक है भाई, मैच जो शुरू होता है, जो पहला गोल था उसके बारे में तुम क्या कहोगे? आई थिंक उस वो टॉप, मतलब यूरोप में भी ऐसे गोल आ सकते हैं, मतलब उस लेवल का गोल था वो। अप टिल दैट पॉइंट आई थिंक दोनों टीम से थोड़े बहुत तो दिख रहा था, क्योंकि मायामी भी हाँ पोजीशन नहीं रख पाई थी, बट इट लुक्ड लाइक कि वो भी चांस क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट वो जो गोल आया था प्रॉपर, वो ऐसे जो लिंकअप था, पहली बात तो उसका मित्रोविच का और अपने जो भी उनका लेफ्ट बैक पे जो भी था, उनके बीच में बहुत तगड़ा लिंकअप था। एंड मित्रोविच की फिनिश भी बहुत अच्छी थी, राइट। तो एंड आई हैव टू से इनका जो कीपर है मायामी का, कैलेंडर समथिंग भाई यार, जो दिमाग खराब करा उस बंदे ने पूरे गेम में, ऐसा एकदम नूब प्लेयर लग रहा था ना, बहुत गंदा है भाई। हालांकि उसने पिछले सीजन उसने किंग्स कप में अच्छा करा था, पेनल्टी शूटआउट सेव करा था, राइट। बट बहुत गंदी कीपिंग करी है भाई। जो डिफेंस है मायामी का, कितना घटिया डिफेंस है भाई। ये तो सारे लोग बड़े वैसे लगते हैं भाई कि ये तो 18-19 साल की लग रहे हैं सारे प्लेयर्स, ये लगता है बच्चे जाके खेल रहे हैं। नहीं, ऐसे सुनने में है कि मायामी के भी काफी मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, इंजर्ड हैं कुछ। बट रिगार्डलेस भाई दे आर सो बैड, बहुत ज्यादा खराब है। जो पहला गोल आता है वो तो मुझे लगता है चलो इट वाज शेयर ब्रिलियंस, जिस तरीके से वो सैविच ने ऐसे एक लॉफ्टेड एक लॉब दिया था बेसिकली, एंड मित्रोविच ने ऐसे फिनिश करा उसको, वो तुम क्या ही कर सकते हो उसमें। मतलब मायामी की तुम डिफेंस एक्सपेक्ट करो कि वो रोकेंगे, राइट। बट फिर सेकंड गोल भी आ जाता है उसके जस्ट थोड़ी देर में। बिफोर दैट सेकंड गोल एक पेनल्टी कॉल आती है, जो कि लाइक जब रिप्ले दिखाया था तो इट वाज अ पेनल्टी, बट द पॉइंट बीइंग जो रेफरी थी भाई, इस ये थोड़ा हाँ कंट्रोवर्शियल हुआ है डिस्कशन भाई। आई वाज वेरी एंग्री एट दोनों लड़कियां रेफरीज थी। हाँ, और दोनों ने पता नहीं है, क्योंकि ये जो इनके ऑफसाइड गोल आ रहे थे वो बहुत ही लेट आ रहे थे, जब गोल पड़ रहा उसके बाद आ रहे हैं। मैंने इसके लिए अलग से सोचा हुआ, मुझे बात करनी है रेफरीज के बारे में। ओके। बट हाँ, मतलब तुम्हें कुछ बोलना तो बोल। मैं यही कहूंगा कि भाई मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्यों, जब आपको पता है इतना बड़ा स्केल पे आप करा रहे हो ये चीज, तो वेरी ऑनेस्टली बहुत इनकॉम्पिटेंट रेफरिंग थी। तो आई डिड नॉट लाइक इट, जबकि ऑल्दो जो बॉल थी उसमें सेंसर्स लगा रखे थे भाई, वीआर था भाई गेम में। मुझे स्टार्टिंग में लगा वीआर है नहीं। हाँ, कौन ही रखता है वीआर? नहीं मतलब चलो वीआर तो फ्रेंडली के लिए कौन रखता है भाई, वो तो रखेंगे वो लोग, बट मुझे जिस तरीके से वो ट्राई भी नहीं कर रही थी जाने में, मुझे लगा था शायद वीआर अवेलेबल ही नहीं है। मतलब वही उसका सेकंड गोल आता है, बट फिर सुआरेस एक गोल मारता है, एंड यहाँ से मैं रेफरीज की बात करूंगा। पहली बात तो सुआरेस के साथ जो गोल आया सुआरेस का, उसमें जो दूसरा बंदा था जिससे अल्टीमेटली वो डिफेंडर ने बॉल छीनी और सुआरेस को ही पास कर दिया, वो कितना घटिया खेल रहा था भाई। उसके पास 10 घंटे थे पूरी बॉल स्क्वायर अप करने के लिए सुआरेस को, वो क्या वेट कर रहा था। आई थिंक गेम बहुत स्लो है मायामी का भाई, बहुत स्लो। एंड मुझे लगता है कि इस बार ना अल हिलाल ने इस मैच में थोड़ी वो ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन करने का ट्राई करा था, जिसकी वजह से इवन आई थिंक सुआरेस ने गोल तो मारा जो मारा, आई थिंक हैड अ हॉरेंडस। हाँ, मैं बोलना रहा था भाई, उससे पहले भी 2-3 टैप एंड मिस किए थे उसने, खाली गोल करे थे। और प्लस जब भी बॉल उसके सारी थी वो ऑफसाइड ही था। मतलब सुआरेस को देख के मुझे 18-19 बारसा की याद आई थी बार, जब वो जैसा खेल रहा था ना, कि मतलब मैं सर पकड़ लूं अपना 1920 और 18-19 वाला। इतना मतलब गुस्सा आता था उस टाइम पे मुझे कि सुआरेस इतना पसंद है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है भाई। और मुझे गुस्सा तब आ रहा था जब वो रो रहा था उसके बाद, भाई इतना मतलब पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। नहीं, जब वो गोल हुआ था, जब चिल्लाया था, तो मैं उसके बारे में आऊंगा, वो तो वैलिड था। नहीं ऑब्वियसली वैलिड था क्योंकि उसे पता था ना। बट हाँ, उसके ऊपर भी आते हैं अभी। बट हाँ, सुआरेस इन जनरल हैड अ हॉरेंडस गेम। इन चारों की बातें करेंगे जो मेन प्लेयर्स थे, ऑफ कोर्स सबको वही जानना भी है। एल्बा, अपना बुस्केट्स, ये सब लोग इन्वॉल्व भी हो रहे थे उस टाइम तक। बट हाँ, प्राइमरी जो बंदा था जो कि गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज में था, वो सुआरेस ही था। एंड मैंने 100 बार कम से कम ये देखा है, एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ ऑफ कोर्स, कि भाई सुआरेस को बॉल स्क्वायर अप करके दी गई है, गोल के सामने खाली है, उसमें वो लेट गया, फिर भाग नहीं पाया बॉल तक।
वो जो स्लोनेस है ना उसके गेम में, वो जो हम लोग 19-20 के टाइम पे देखा करते थे, वो अभी तक है भाई। मतलब फॉर अ गेम विच इज अ फ्रेंडली एंड बिटवीन द सऊदी प्रो लीग एंड MLS, जहाँ पे पेस ऑलरेडी कम है यूरोप से, उसके लिए भी स्लो लग रहा है सुआरेज भाई, बहुत डिटोरिएट हो गया। एग्जैक्टली। आई वंडर कितना ही टिकेगा एंड कितना ही फायदा करेगा मियामी को। बट फिर वो जो गोल आता है, कमिंग बैक टू दैट, वो जो बंदा था जो सुआरेज के बगल में खड़ा हुआ था, वो भाई बहुत ही घटिया, मतलब कितना स्लो प्रोसेसिंग पावर है ब्रेन की। बट सुआरेज गोल मारते हैं, तुरंत ऑफसाइड दी जाती है और वो चिल्लाता ऐसा था मार देगा आके भाई। मुझे भी लग रहा था। एंड दिस इज वेयर माय प्रॉब्लम इज, अभी हम लोग समटाइम्स वी विल आल्सो शूट अ पॉडकास्ट जहाँ पे हम लोग थोड़े अनपॉपुलर फुटबॉल ओपिनियंस डिस्कस करेंगे। तो एक थोड़ा सा मैं स्पिल कर रहा हूँ बीन्स को, यहाँ पे आएगा वो एपिसोड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उसमें हमने सोचा ये टॉपिक रखेंगे एक फीमेल रेफरीज का, थोड़ा बहुत उसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू थिंक what Suarez did, was it right or not? I think right है। हाँ। कोई लड़का होता तो उधर भी यही रिएक्शन Exactly. कोई लड़की है तो यहाँ पे रिएक्शन है तो। But it feels very weird. नहीं बहुत वियर्ड। एक पॉइंट ऐसा आया था जिसमें बुस्केट्स ने उसका शोल्डर पकड़ा था और उससे कुछ समझा रहा था। हाँ। एंड मुझे लगता है ओ यो आराम से ब्रो। नहीं, और मेस्सी के साथ भी 2-3 चीजें हुई हैं ये। हाँ। मेस्सी ने 2-3 बार स्पॉट किया कि बहुत ही गंदी रेफरिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग में वो सुआरेज को थोड़ा काम करके ऐसे हंस के ताली बजाया था कि कोई बात नहीं। आई सॉ दैट। 2-3 बार हंस के ताली बजाया था। फिर उसके साथ एक चीज हुई थी जब उसकी शर्ट खींच रहे थे कुछ, एंड फिर बॉल लेने के लिए पीछे से पैर मार रहा था लेकिन लगी नहीं थी। और उस पे फाउल देके कह रहे कि तुमने शर्ट खींची है। तब मेसी को थोड़ा वो हुआ था कि भाई क्या बकवास है, मतलब ठीक है लड़की है मैं मानता हूँ, बट ये थोड़ी कि तुम कुछ भी करते रहोगे। एंड दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज रेफरिंग। मेरा इनिशियल थॉट ये है, ऑफ कोर्स आई विल रिसर्च मोर ऑन दिस, आई एम टेम्प्टेड टू से कि लड़कों के गेम के लिए लड़के रेफरीज रखो, लड़कियों के गेम के लिए लड़की रेफरीज रखो। आई थिंक यही होना चाहिए और कुछ है भी नहीं इसका। मतलब मैं ये भी कहूंगा कि लड़कियों के गेम में लड़के रेफरीज होना वो भी सही नहीं है। हाँ राइट। वो ऑल गर्ल्स रखो फिर उसको। बट यहाँ पे भी मतलब मैं एज अ गाय सोच रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ फुटबॉल और मेरे अगेंस्ट को इतना घटिया डिसीजन देता है कि मेरा गोल खा गया वो, और मैंने पूरे सीजन अभी गोल मारा नहीं है, तो भाई मैं गुस्सा, कोई लड़का रेफरी होगा तो मैं तो चढ़ जाऊंगा उसके ऊपर, बट कोई लड़की रेफरी होगी तो मैं 10 बार सोचूंगा। बट इट इज नॉट राइट, आई शुड बी एबल टू बिहेव द सेम वे। एग्जैक्टली। बट नेचुरली वो नहीं आएगी वो चीज, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट होती है, सब ट्रीट करते हो राइट। तो वो उसका अननेसेसरी फिर फायदा, क्योंकि अगर सुआरेज वहां पे रिवोल्ट नहीं करता, क्या पता ये लोग जाते भी नहीं वीआर तक भाई, क्योंकि उस पेनल्टी शॉट के लिए तो गए भी नहीं थे वीआर पे। तो बहुत वियर्ड लग रहा था मुझे, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे देख के ये लोग कैसे टैकल करे एक लड़की रेफरी की इतनी गंदी स्किल्स। मुझे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई थी दिमाग में, मतलब मैं प्लेयर्स के हिसाब से सोच के कह रहा हूँ, एंड मुझे खुद भी ऐसा लग रहा था कि भाई आपके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो इतना अच्छा कैमरा एंगल्स है, इतना पूरा WWE पूरा व्हील पे रखा है, सेमी ऑटोमेटेड बॉल टेक्नोलॉजी आपके पास, उसके बाद भी आप सही कॉज नहीं ले पा रहे हो। तो वो दिख रहा था वहां पे, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैज हैपेंड। इवन प्रीमियर लीग में एक बार एक मैच के लिए शायद ये ट्राई किया गया था जिसमें लड़की रेफरी था, एंड उसमें भी कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ था, उसमें बहुत गालियां पड़ी थी। तब भी यही बोला था कि भाई सबको अलग अलग रखो, क्योंकि लड़कियों वाले गेम में आप कभी लड़की रेफरी देखोगे भी नहीं, क्योंकि वो रखेंगे ही नहीं। आई डोंट नो अबाउट दैट। नहीं रखते लड़कियों के फुटबॉल में, हाँ लड़के रेफरी नहीं रखते। तो मुझे यही प्रॉब्लम है कि फालतू में आप डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रीजन? आई थिंक वो वुमेन्स फुटबॉल का ऑब्वियसली उनको थोड़ा नहीं, तो how has it got anything to do with men's football? नहीं रेफरी का तुम कह रहे हो कि रेफरी लड़की रेफरी मेंस फुटबॉल में क्यों लेके आने का रीजन क्या है? वो तो आई थिंक वो थोड़ा इक्वल करने के लिए कि नहीं इनको इधर भी कर सकते हैं वहां भी कर सकते हैं। मेंस फुटबॉल जहां मेंस आ गया तो वहां पे इक्वालिटी की क्या बात हो रही है भाई? वो सिर्फ लड़कों के लिए है ना, राइट? इसका क्या मतलब है भाई? आई थिंक रीजन तो वही है हाँ। कि अल्टीमेटली कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करे कि नहीं वो लोग भी उतनी कॉम्पिटेंट हैं, हाँ। थोड़ा वो सॉर्ट ऑफ लाने के लिए, which I understand, but it's a lost cause. मतलब of course we'll research more into this when we'll do that podcast. But अभी हाँ ये बहुत raw thoughts हैं हमारे, and of course feel free to go against us in the comments अगर आपको लगता है कोई better point है, या फिर agree करते हो तो भी for sure कुछ और add on करना इस topic पे तो। But हाँ मतलब मुझे तो बहुत uncomfortable लग रहा था जो मेसी फील कर रहा था उस टाइम पे। I could literally see कि मेसी क्या फील कर रहा है अभी, कि वो जानबूझ के अभी he is not crossing the line जहाँ पे वो रेफरी क्वेश्चन करे जस्ट बिकॉज शी इज मतलब इट्स अ शी, एंड फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही लॉस्ट इट कि भाई तुम कुछ भी करते रहोगे क्या? कुछ तो बेसिक सेंस तो होना चाहिए, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, राइट? बट रिगार्डलेस वो गोल आता है, एंड ऐसा लगा था कि क्या मियामी कमबैक कर सकती है, बट भाई उसके जस्ट बाद ही अल हिलाल एक और गोल मार देती है,
एंड मुझे तो याद माइकल नाम नहीं भाई था क्या उसका। क्या गोल मारा था, मेरे को याद नहीं वो आ रहा। क्रॉस डालता है ना, फिर माइकल हेडर मार अच्छा, देता है। हाँ, एंड दो- वहां पे जो गलती थी अपने उसकी कैलेंडर भाई की, हाँ। जो उनका अच्छा हाँ, वो हाथ से स्पिल कर दिया था। वो आया ही नहीं। मुझे तक गुस्सा आ रहा था देख के कि भाई ये क्या कीपर लगा रखा है इन लोगों ने, बट वो बहुत सिंपल गोल मिल जाता है उसको, एंड उसके बाद वो शुरू करता है भाई साहब। हाँ। बट उसके बाद उसने आके वही कमेंट्स वही, दिए हैं हाँ, जिस कि- बंदे ने वो सू करा गोल मार के, उसने मैच के बाद ही कुछ कमेंट देखा हाँ, उससे कुछ ऐसे करके कहा है कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को मेसी के अगेंस्ट खेलने को मिला है। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज हु ऑर्गेनाइज रियाद कप, बिकॉज उनकी वजह से ही मुझे मेसी के अगेंस्ट खेलने का मौका मिला, हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। राइट। नहीं, ग्रेटेस्ट ऑल टाइम नहीं नहीं बोला है, आइडल बोला बोला है। उसने ये बोला हाँ, भाई, idol मैंने बोला। 2-3 शब्द पढ़ा था, उसने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब ठीक है, बोला भी है तो। अब वो पता नहीं उसे किस लैंग्वेज में बोला, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करेगा उस पर Right. डिपेंड करेगा, बट रिगार्डलेस ही हैज अ लॉट ऑफ प्रेजेस फॉर मेसी। तो वो सू क्यों कर रहा था भाई? मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब उसने वो करा ना, क्योंकि क्राउड भी सू कर रहा था हाँ, वो तो क्राउड वो उसको। इम्पल्सिव कोई भी है। करेगा तो आज के टाइम पे सू कोई कर रहा है तो तुमने देख के मुंह से सू निकल ही जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ द स्पोर्ट एक्चुअली में, हाँ। कहीं पे भी करोगे तो आ ही जाएगा। बट हाँ भाई, मुझे लग रहा था कि भाई ये तो अपना बंदा है अपनी साइड वाला, बट फिर बाद में उसने भी अपने कलर्स दिखाई दिए। हाँ, एंड आई थिंक फर्स्ट हाफ में ओवरऑल भी अल हिलाल हैड 2-3 गुड चांसेस अलग नहीं, अल हिलाल पूरा मैसेकर कर रही थी भाई। फर्स्ट हाफ में तो लाइक इट वाज ऑल अबाउट अल हिलाल, तोड़ रखा था। ये जो गोल आया था आई थिंक थोड़ा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आया था, एंड यूजुअली ऐसा आता नहीं, बट आई थिंक अल हिलाल वाज वेरी गुड इन द फर्स्ट हाफ। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में मेसी का भी गोल आया था जो कि ऑफसाइड हो गया था। हाँ, उसमें सुआरेज ऑफसाइड था पहले। हाँ, बट फिर सेकंड हाफ में आते हैं, बिकॉज 3-1 था हाफ टाइम पे। तुम्हें क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है सेकंड हाफ में, एंड में? मतलब क्या लग रहा था कि गेम खत्म होता था, कितनी पटाई होगी? आई थिंक मेरा जो ऑनेस्ट प्रेडिक्शन थी, जब वो एक गोल आ गया था, उसके बाद मेरा था कि 4-0 होगा टोटल में। अच्छा, नहीं तो 3-1 तो हो ही चुका था फर्स्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब पहला गोल मारा था अल हिलाल ने, तो मेरे को लगा था 4-0 होगा। बट उसके जब उन्होंने एक गोल मारा, मुझे लगा तो भी एक गोल से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइक जेन्युइनली अल हिलाल वाज द टीम इन द फर्स्ट हाफ भाई। मायामी आसपास नहीं थी उनके, तो मुझे लग रहा था कि दिस इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स। मैंने ट्वीट भी करा था जब वो पहले 2 गोल पड़ गए थे 13 मिनट में, मैंने कहा था इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग नाइट फॉर मायामी। बट उसके बाद सेकंड हाफ में वो मैंने नहीं किया था भाई, ट्वीट मोहित ने किया था। हाँ, मैंने कहा था। तो समझ ही जाएंगे भाई लोग ऐसे कौन क्या करता है। बट सेकंड हाफ में जब उनने गोल मारा, जो कि पेनल्टी मिलती है पहले, वो भी तुरंत नहीं मिलती पेनल्टी। हाँ, वही बाद में मिलती है। दैट इज द प्रॉब्लम वंस अगेन। जो रेफरिंग का स्टैंडर्ड था वो अक्रॉस बोथ द हाउस बहुत गंदा था। एंड व्हाट इज इवन मोर अनफेयर इज कि यहाँ पे वीआर यूज कर लिया लेकिन वहां पे नहीं किया पहली बारी में, तो वो आई थिंक अनफेयर था एंड मायामी गॉट द एडवांटेज देयर। बट हाँ, यहाँ पे पेनल्टी की शॉट आती है, बहुत क्लियर पेनल्टी थी वंस अगेन, बट आई थिंक उसके 1-1.5-2 मिनट तक गेम चलता रहा। मुझे थोड़ा इरिटेटिंग वही लगा कि जो भी कुछ जो बेसिक फाउल्स है ना, उसमें भी वो लोग टाइम ले रहे थे देने में, तो उसके वजह से गेम बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था आगे चलने में। तो इसलिए जो मेन फ्रस्ट्रेशन थी मेरी, वही तो चलो गलत कॉल्स तो करी, बट जो सही कॉल्स करी वो भी इतना ज्यादा टाइम लग रहा था डिसीजन आने में उन्हें, वो बहुत इरिटेटिंग था एक्चुअली, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था। बट फाइनली मायामी को पेनल्टी मिल जाती है। मेसी लेता भाई, मैं सरप्राइज था। सेम। मेसी ने पिछले पूरे MLS के सीजन में खेला है, उसने एक बारी पेनल्टी ली नहीं। उसने कहा कि जो नए लड़के हैं उनको लेने दो, कि मैं तो बस यहाँ पे हेल्प करने के लिए हूँ, विच वॉज हिज सेंटिमेंट इन PSG ऑल्सो। राइट, क्योंकि अर्जेंटीना से जब भी खेलता है तो वही लेता है पेनल्टी, व्हेन इट मैटर्स ही टेक्स इट। बट फ्रेंडली में क्या डज इट रियली मैटर, बिकॉज PSG से रियाद कप लास्ट टाइम हुआ था, तब भी उसने नेमार को दे दिया था, एंड नेमार भाई साहब ने मिस कर दी थी वो। यहाँ पे मेसी लेने आया जबकि सुआरेज है वहां पे। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रीजन? आई थिंक सी वेरी ऑनेस्टली आई थिंक MLS और सऊदी में थोड़ी इस टाइम पे वो तो है राइवलरी। हाँ, लाइक दे बोथ वांट टू प्रूव कि कौन अल्टीमेटली ऊपर है। यानी कहने की बात है कि ये फ्रेंडली है, लेकिन वो थोड़ा मोटिव्स हैं जा रहा है, मतलब दे डू वांट टू विन द मैच। तो आई थिंक जितना सबको लग रहा है कि बहुत फ्रेंडली मैच है, आराम से जाएगा, अभी अगला मैच देखना। अरे अगला मैच में मायामी की तरफ से इंटेंट दिखे ना दिखे, अल नसर की तरफ से रोनाल्डो तो पूरा भाई। अरे मैं कह रहा हूँ अगला मैच इतना तगड़ा होने वाला है क्योंकि द होल टीम विल बी प्लेइंग फॉर रोनाल्डो। अल नसर तो पूरी खेलने वाली है कि नहीं भाई इसको तो जिताना ही जिताना है, क्योंकि बट आई थिंक MLS मायामी वही कर रही होगी, कह रही कि भाई, बट डिफरेंस इन क्वालिटी भी है ना उस टीम पे। तो आई थिंक अगला मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होना है देखने वाला। बट हाँ, ये चीज है, आई थिंक जब मेसी ने लिया तो मुझे खुद भी फीलिंग आई कि नहीं भाई ये है, थोड़ा राइवलरी चल रही है। एंड एक और इसे नहीं बोल सकते कि सुआरेज ऑलरेडी गोल मार चुका था, वरना आई एम प्रीटी श्योर कि मेसी कहता तू अपना मायामी से पहला गोल मार ले आज। बट मायामी कह रहा हूँ, मेसी एज स्मूथ एज एवर, ऑल्दो टेक्निक चेंज कर दी फिर से अपनी। अच्छा, मैंने नोटिस नहीं करा। जो उसने वर्ल्ड कप में आफ्टर मिसिंग दैट पेनल्टी अगेंस्ट पोलैंड, उसके बाद उसने वो रुक के मारना शुरू किया था ना। इस बार उसने फिर से, और उसने वो MLS के सारे पेनल्टी शूटआउट में भी रुक के मारी थी। इस बार उसने लेकिन पूरा रिदम में आके भर के मारा है। पर वो भी टॉप कॉर्नर एकदम, आई थिंक वो अनसेवेबल थी। हाँ, वो सेव नहीं कर सकती थी। बट व्हाट वाज इवन बेटर वाज द असिस्ट दैट ही गेव जस्ट 1 मिनट आफ्टर।
उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? पहली बात तो जिनको नहीं पता, वो बॉल ऑलमोस्ट हाफ लाइन के आसपास आई थी उसके पास, और उसने फर्स्ट टच में ग्राउंडेड दिया है, लॉब भी नहीं करा। राइट फर्स्ट टाइम पास दिया था, बट जितना अच्छा असिस्ट था उतना ही अच्छा गोल था। हाँ भाई, बट गोल में भी आई थिंक द कीपर वाज एट ह्यूज फॉल्ट। रिमेंबर कि हम सऊदी और एमएलएस को देख रहे हैं। एग्जैक्टली, जो गोल मारा उसने, वो बंदे ने कट इन तो करा, अच्छी स्किल लेके कट इन करा, उसने कुछ स्टेप ओवर करके करे थे, बट जो शूट मारी वो नियर पोस्ट पे मारी थी, एंड वो कीपर जो है नियर पोस्ट पे बीट हो गया। तो आई थिंक दैट वाज क्रिमिनल भाई, जिस तरीके से बीट हुआ। बट ऑल्दो जो भी उस बंदे का नाम था, डेविड रूइज, हाँ, 19 साल का, 19 साल का, राइट। तो भाई क्रेडिट तो देना ही तगड़ी पड़ेगा, फिनिश थी भाई, बहुत अच्छा था। एंड जिस टाइप का असिस्ट मेसी ने यहाँ पे दिया है ना, व्हाट डू यू थिंक मेसी की परफॉर्मेंस कैसी थी ओवरऑल इस गेम में? बिकॉज आई थिंक इससे पहले भी कई सारे मोमेंट्स उसने ऐसे थ्रू बॉल्स निकाल के दिए हैं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, एज अ बारसा फैन, मैं तरस गया हूँ ऐसी टाइप की बॉल्स देखने में, ऐसे टाइप के पासेस देखने में बारसा से। मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था आफ्टर 2 months की मैं मेसी को फाइनली देखा, और वो आती ऐसी टाइप की बॉल्स पास करके दे रहा है। राइट, क्या लगा तुम्हें? आई थिंक पूरे मैच में जेन्युइनली भी देखा जाए तो ये जो 5-3-2 की फॉर्मेशन थी, इसमें मेसी वाज नॉट द गाय हु वाज द सेकंड स्ट्राइकर, वो और भी पीछे खेल रहा था। वो तो फ्री रोल है। जो फर्स्ट हाफ में तो आई बेयरली गॉट टू सी कि वो अटैकिंग उसमें शॉट से में इन्वॉल्व भी था, सिर्फ पीछे के पास दे रहा है, पीछे पासिंग में इन्वॉल्व था पूरे बिल्डअप में। तो ये वाला पास भी मतलब यू वुड नॉट एक्सपेक्ट कि एक बंदा हाफ लाइन पे आया हुआ है वो निकालेगा। मेसी जो कि सपोजिटली सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है। जो भी प्लेयर्स अटैकिंग वाले, वो उनके आगे के 3 थे जो कि कंटिन्यूसली ऑफ साइड हो रहे थे। तो मेसी की जो भी थ्रू बॉल भी आ रही थी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज कि चलो बंदे को मिल गई, बट वो बंदा ऑफ साइड पोजिशन में खड़ा है। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, बट वहाँ पे वी हैव टू गिव क्रेडिट टू जो भी उन लोगों ने ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन करा हुआ था, एंड सुआरेज जैसे लोग बार बार फंस भी जा रहे थे उसमें। बट व्हाट अबाउट हिज परफॉर्मेंस? आई थिंक परफॉर्मेंस अच्छी थी उसकी। आई वोंट से कि अटैकिंग हाफ में अटैकिंग मतलब जस्ट कि गोल मारने बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था वो। वो तो सिर्फ 2 ही, एक पेनल्टी मारी उसने, एक ऑफसाइड गोल मारा, और तो इन्वॉल्व ही नहीं था। उसके अलावा मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत इन्वॉल्व था नहीं, ही वाज मेनली इन द बिल्डअप। एंड आई थिंक उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि अल हिलाल वाज काइंड ऑफ डोमिनेटिंग इंटर मियामी। व्हाट सरप्राइज्ड मी पर्सनली वाज कि उसकी पासिंग में कभी रस्टीनेस आती ही नहीं, ऐसा लग रहा है भाई। हाँ। इतने टाइम 2 महीने के बाद खेल रहे हो तुम ऑलमोस्ट, और तुम फर्स्ट टचेस पे जो पासेस निकाल के दे रहे हो, कैसे ही कर सकते हो भाई? कोई भी एक प्लेयर होता है ना, इवन रोनाल्डो जब वो 2-3 महीने बाद खेलता है, हाँ, उसको 2-3 मैच तुम लोग देखोगे ना स्टार्टिंग के, तुम्हें देख के पता चल जाएगा खेला नहीं हुआ, हाँ, गेम टाइम लैग कर रहा है वो। बट वही बात है, गाइज लाइक मेसी इनको जरूरत ही नहीं है भाई, ये जब भी आते हैं वो पासिंग गिफ्टेड है। ये हाँ मतलब ये वो फर्स्ट टच भी गिफ्टेड है, वो हर चीज लेगा कि ये तो भाई कभी गया ही नहीं था। और ऐसे अल हिलाल की बात नहीं है, अगर किसी ने प्री सीजन के पिछले 2 मैचेस भी देखे हैं, उसमें भी इसने हरकतें करी हैं, और तो गोल नहीं आया उससे, बट उसकी पासिंग बस कुछ है भाई, कुछ क्रैक्ड है भाई, कुछ खराब सीन है उसके। बट उसके बाद हम देखते हैं कि भाई गेम एकदम से लेवल हो गया, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई कुड मेक ऑफ इट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर रहा था, मस्ती के लिए देख रहा था ऑफ कोर्स, कि भाई मायामी को कुछ चांसेस मिल रहे, बट अल हिलाल को काफी चांसेस खाली मिले जो उन्होंने मिस करे थे। राइट, आई थिंक अल हिलाल के पास जेन्युइनली चांस था कि वो गेम को पहले ही किल ऑफ कर सकते थे, बिकॉज मायामी को ना वो टेस्ट मिल गया कि यहाँ पे हमने लेवल कर दिया, हम लीड ले सकते हैं। उसके चक्कर में थोड़ा पीछे से और खुलने लग गए फ्रॉम अ डिफेंस विच इज ऑलरेडी वेरी बैड। तो इट गेव अ लॉट ऑफ चांसेस टू अल हिलाल, बट अल हिलाल ने बिल्कुल भी अच्छा काम करके नहीं दिया। आई थिंक अल हिलाल हैड द मोस्ट चांसेस, एंड वो आराम से इस गेम को अगली कर सकते थे एक्चुअली में, अगर वो मेरे ओपिनियन में ये अल हिलाल के लिए हार होनी चाहिए कहते से। हाँ, फेयर मतलब मैं पता है बहुत फर्क है टीम में भाई, मैं कह रहा हूँ फर्क है, बट व्हाई आई थिंक कि अल्टीमेटली ये नहीं होगा, क्योंकि सी ऑफेंसिवली उन लोगों ने अपना काम करा है, गोल तो मारे हैं 4 अल्टीमेटली, डिफेंसिवली वही डिफेंसिवली। बट मैं डिफेंस में मेरा पहला दिमाग में ये था कि इनको तो गाली पड़नी चाहिए, बट फिर बाद में क्योंकि मेरे दिमाग में ये था नहीं कौन कौन से प्लेयर्स हैं इस बार इस टीम में, मैंने बाद में जाके चेक करा, फिर मुझे वो लिस्ट दिखी एंड में कि वो फेमस हो रही है लिस्ट, हाँ कि 14 प्लस 9 है, थर्ड चॉइस कीपर खेल रहा है, तो कितना ही ब्लेम करूँ अल्टीमेटली। तो आई थिंक कि मतलब कह सकते हो आप कि हाँ भाई अल्टीमेटली ज़्यादा गोल से हराना चाहिए था इन लोगों को, बट मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब जीत गए वो काफी उतना। मतलब भाई वो मैल्कम ही था अपना बारसा का एक्स बारसा प्लेयर जिसने आखिरी में आके हेडर मार दिया, और मेसी जस्ट सब ऑफ हुआ था तब, राइट, विद इन 10 सेकंड्स वो गोल आ गया। अनफॉर्चुनेट था थोड़ा मुझे, ऑल्दो मेसी को सब ऑफ क्यों ही करा आखिरी के 2-3 मिनट के लिए, आई कुड नॉट गेट इट। वो जैसी सब ऑफ हो वैसी गोल आ गया था, तुरंत गोल आ गया 10 सेकंड के अंदर। मतलब वो था कि मायामी शुड फील हार्ड डन कि हमने इतनी मेहनत करके कम बैक करा, जैसे मेसी सब ऑफ हो तो हार ही गए, तो पूरी मेहनत खराब हो गई एक तरीके से। बट इसके चलते हुए ना एक बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव है, वी विल डिस्कस दैट वेरी क्विकली एंड देन मूव ऑन टू अल नसर वर्सेस मायामी, व्हिच इज कि क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मेसी की टीम जीतती तो सारी मेसी की फैन बेस नैरेटिव फैलाती, अब ये सऊदी की टीम जीत रही है तो रोनाल्डो के मतलब इट डज नॉट इवन हैव टू बी अल नसर, अगर सऊदी की टीम जीत रही है तो रोनाल्डो फैंस लगेंगे, व्हिच इज कि
MLS is not even close to Saudi. Right. This match is a proof. उसके बारे में क्या कहना है? Is it really true? आई थिंक MLS इज नॉट इवन क्लोज टू सऊदी, ये कहना तो गलत है इस टाइम पे, क्योंकि एज अ लीग देखा जाए दोनों को तो फिर यू हैव टू टेक ऑल द टीम्स. एंड ऑल्दो आई थिंक ये जो एग्जांपल दिया जा रहा है इस टाइम पे काफ़ी फेमस हो रहा है कि सऊदी की बेस्ट टीम थी और इंटर मियामी जो है वो MLS की वर्स्ट टीम है, वो इतना तगड़ा खेल गई तो शर्म आनी चाहिए सऊदी को. आई थिंक वो फ्लॉड इस तरीके से, पहली बात तो लाइक वी हैव टू लुक एट कि क्या टीम खेल रही थी अल हिलाल की. सेकेंडली जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि इंटर मियामी का ये जो था कि दे आर द वर्स्ट टीम, ये मुझे लगता है कि लास्ट सीजन तक बात ठीक थी. इस सीजन से जो जज किया जाएगा इंटर मियामी को वो थोड़े अलग स्टैंडर्ड पे जज किया जाएगा, क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं इनके पास 4 है. पहली बात तो दे आर प्रॉब्ली द बेस्ट सेट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स राइट नाउ. प्लस इनका जो मैनेजर वो भी ही हैज़ ऑल्सो मैनेज बारसा बिफोर. तो इनकी जो क्वालिटी फॉरनर्स हैं आई थिंक वो तो हैं अच्छे. तो जो वर्स्ट टीम वाला है, हाँ मतलब आप लास्ट सीजन के हिसाब से कह सकते हो. लास्ट सीजन मैंने कुछ कहा भी इसलिए नहीं क्योंकि सारे प्लेयर्स ही नए नए आए थे, सेटल हुए भी नहीं थे. बट आई थिंक दिस सीजन विद दिस टीम आई थिंक दे विल बी जस्ट डिफरेंट. यार कौन? इंटर मियामी. नहीं मतलब लास्ट सीजन पॉइंट भी ना वो 1 महीना था सिर्फ. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो लास्ट सीजन कुछ फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद भी लाइक व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि जो तुमने कहा पहली बात तो कि अल हिलाल और अल नसर इज लिटरली द क्रीम ऑफ सऊदी लीग. राइट. एंड MLS में ये लिटरली 27th पोजीशन पे थे. आई नो वो मेसी वगैरह हैं, उसकी बात करेंगे अभी, बट टीम को तुम देखो, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स ऑफ MLS राइट थ्रू आउट इनकी हिस्ट्री में. राइट. बॉटम 3 में आते हैं. 4 साल पहले आए वही, उसमें भी बॉटम 3 भी नहीं आते मोस्टली. तो तुम MLS की वन ऑफ द वर्स्ट टीम से मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ सऊदी प्रो लीग को खिला रहे हो. तो पहली बात तो वो. दूसरी बात ये कि ये लोग अभी प्री सीजन स्टार्ट कर रहे हैं और वो लोग सीजन के बीच में आए हुए हैं. राइट. तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाएगा. प्री सीजन में आप अपने ग्रूव में आने का ट्राई कर रहे होते हो पहले. 2 फैक्टर्स ही हैं. बट इज इट सेफ टू से कि सऊदी के जो टॉप क्लब्स हैं वो माइल्स अहेड हैं इस वक्त MLS के क्लब से? आई थिंक होगा ये, और बहुत सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरोपियन प्लेयर्स खेल रहे हैं. अगर आपकी आधी से ज़्यादा टीम, आधी भी नहीं, आधी से भी काफ़ी ज़्यादा टीम आपके यूरोपियन प्लेयर्स ही भरे पड़े हैं, तो फिर मतलब नहीं 14 प्लेयर्स अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो ये अफगान वगैरह के लिए गए हुए थे, तब भी आपके पास इतने अभी टॉप क्लास वो टॉप 5 लीग्स वाले प्लेयर पड़े हुए हैं. मित्रोविच और साविच और सब. तो बहुत नेचुरल है ये चीज़. एंड कोई भी बंदा जो लॉजिकली देखेगा दोनों टीम्स को देख के बता देगा. आप अल हिलाल और इंटर मियामी नाम हटा दो, बस 2 स्क्वाड रख दो सामने, आपको देख के पता चल जाएगा कौन सी टीम जीतने वाली है. बट इन सेइंग दैट, इज इट एन एक्सक्यूज फॉर इंटर मियामी? क्योंकि आई थिंक जैसा भी चल रहा है ऐसा लग रहा है कि इंटर मियामी सबसे पहले बाहर होगी. फाइनल अल हिलाल और नसर के बीच में. मुझे सैड थोड़ा, मुझे लगा था 2 और मैच देखने को मिलेगा. हाँ ट्रू, बट ऑल्दो भाई इंटर मियामी काइंड ऑफ सरप्राइज मी. मुझे लग नहीं रहा था कि कम बैक कर पाएंगे वहां से 3-1 होने के बाद. बट पॉइंट वही है कि इज इट, कैन वी कंक्लूड कि यहाँ से MLS से बेटर हो चुकी है सऊदी ऑलरेडी? आई थिंक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड आई डोंट थिंक वी हैव अ क्लियर आंसर राइट नाउ, क्योंकि मैं व्हाट इज योर ओपिनियन? आई थिंक मेरा ओपिनियन ये है कि हमने इसको वैसे एक पॉडकास्ट से पहले कवर करा हुआ है. राइट. आई थिंक राइट नाउ मे बी दे आर बेटर, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा है अपना वहाँ पे. MLS का मुझे बस एक चीज़ देखनी पड़ेगी, एंड अगेन मैंने MLS ज़्यादा देखा नहीं इसलिए मैं एक प्रॉपर जजमेंट नहीं पास कर सकता, विच इज़ कि जो उनके बॉटम टियर क्लब्स हैं उनकी क्या एग्जैक्टली वो है, क्वालिटी क्या है. वो तो मायामी देख लो ना तुम. मतलब मायामी भी, बट लाइक अगर हम लोग देख उस मायामी का मैच अगर हम लोग देखें कि क्या किसी बॉटम टियर सऊदी क्लब से मैच होता है, उनका क्या रिजल्ट आता है. तो जब तक वो सेम बॉटम टियर की टीम से बॉटम टियर का मैच नहीं होगा तब तक आई वोंट बी एबल टू गिव अ प्रॉपर जजमेंट. बट ऑन द लुक्स ऑफ इट आई थिंक साउथ इज बेटर. जी हमने उस पॉडकास्ट में बात की थी. मैं अगर मुझे याद आएगा पॉडकास्ट कौन सा था, आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कार्ड्स, अभी आपको ऊपर दिख जाएगा. आई थिंक उसमें हमने ये कंक्लूड किया था कि जो टॉप क्लब्स है सऊदी की वो डेफिनेटली बेटर हो गए, बिकॉज इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है यूरोपियन प्लेयर्स का, तो वो तो कोई डाउट ही नहीं है. बट एक लीग सिर्फ टॉप क्लब्स की वजह से नहीं बेटर होती, पूरी लीग को बेटर होना पड़ता है, सारे क्लब्स को बेटर होना पड़ता है. एंड वो बिफोर दिस कॉन्सेप्ट कि यूरोपियन प्लेयर्स आ रहे हैं और मेसी वहां जा रहा है, इससे पहले का जो कहानी थी, मतलब बेसिकली पिछले साल तक की जो कहानी थी बिफोर रोनाल्डोज मूव, राइट, तो उसमें MLS हैज बीन माइल्स बेटर दैन सऊदी लीग. वो तुम फैक्चुअली भी देख लो, तुम रैंकिंग्स देख लो, जो देखना पैसे देख लो, हर जगह से बेटर है. वो रोनाल्डो के आने के बाद से एकदम से चेंज हुआ है. राइट. माई पॉइंट हियर इज कि अगर तुम ये कह रहे हो कौन सी लीग बेटर है, आई थिंक देयर इज स्टिल नो कंपैरिजन, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह सब आ जाती है. हिस्ट्री एंड कवरेज, मीडिया कवरेज है. बेसिकली व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि
टू से कि लीग इज बेटर, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि लीग से रिलेटेड 100 चीजें होती हैं, सिर्फ स्पोर्टिंग एस्पेक्ट नहीं, सिर्फ स्पोर्टिंग एस्पेक्ट नहीं। अगर तुम ये कह रहे हो कि दिस लीग इज स्पोर्टिंगली बेटर, तो तुम डिबेट शायद कर सकते हो सऊदी का। बट अगर तुम कह रहे हो लीग इज बेटर, इट मीन्स कि तुम सिर्फ स्पोर्टिंग की बात नहीं कर रहे हो, तुम कवरेज की बात कर रहे हो, तुम ओनरशिप की बात कर रहे हो, तुम मॉडल की बात कर रहे हो, तुम पैसे की बात कर रहे हो, फैन एंगेजमेंट की बात कर रहे हो। फैन एंगेजमेंट क्वाइट फ्रैंकली MLS का बहुत ज्यादा है, बिफोर मेसी ऑल्सो। ये मैं भी सरप्राइज था देखने में। मुझे पता चला अभी वो आज तक फीफा वर्ल्ड कप जो है मोस्ट व्यूड कौन सा फीफा वर्ल्ड कप है, मोस्ट अटेंडेड कौन सा? 18 था ना शायद? नहीं, तो मतलब सेकंड पे शायद 22 वाला आ गया। फर्स्ट कौन सा है? आई डोंट नो। जो USA में होस्ट हुआ था। ओके, उसमें 1-1 लाख लोग आते थे। ओ भाई साहब, लाइनें, मतलब कुछ ऐसा था, लाइनें वाने लगती थी बाहर। मतलब इन स्टेडियम 1 लाख नहीं, वो तो कैपेसिटी नहीं, बट पूरा लाइनें वाने लगती थी बाहर। अब वो मोस्ट अटेंडेड फीफा वर्ल्ड कप है आज तक की हिस्ट्री का। तो आई एम सरप्राइज उससे कि USA में इतना कल्चर है एक्चुअली स्ट्रीट्स पे, तो वो कवरेज बहुत ज्यादा है वहाँ पे, एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक एज अ लीग तो अभी MLS बेटर है। बट हाँ ठीक है, रिगार्डलेस, लेट्स मूव ऑन टू द मेन मीट ऑफ द फुटबॉल सेक्शन, विच इज मेसी वर्सेस रोनाल्डो, जो कि लास्ट डांस के हिसाब से मैं थक गया हूँ भाई। हर जगह देख देख के सोशल मीडिया पे मेरे ऐड आया जा रहा है, टीवी पे ऐड आया जा रहा है, लैपटॉप पर खोलता हूँ, लैपटॉप पे ऐड आता है। राइट, इट इज नॉट द लास्ट डांस भाई। फर्स्टली उसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक अगले साल फिर होगा, ये हमें देखने को मिलेगा। मे बी उसके अगले साल फिर से देखने को मिलेगा। जब तक ये लोग खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ करके ये चीज़ ऑर्गेनाइज होती रहेगी। जब लास्ट ईयर PSG और उसका हुआ था रियाद 11 का, हमने वो चीज़ लाइव स्ट्रीम भी करी थी वो मैच। मुझे याद है उसमें जब रोनाल्डो ने भी स्टोरी डाल दी थी मेसी वाली, और मेसी ने भी, रोनाल्डो ने पोस्ट डाला था मेसी के साथ, एंड मेसी ने स्टोरी डाल दी थी रोनाल्डो से हाथ मिलाते हुए। एंड इट फेल्ट लाइक ये एक लास्ट टाइम था, एक फाइनल मैच था, until we got to know about this रियाद कप 2024। एंड वही मेरा हाइपोथेसिस है कि तुम लॉजिकली बताओ PSG को क्यों नहीं लेगी इस बार अल नसर क्या हूँ, सऊदी अरेबिया इस बार रियाद कप क्यों नहीं खेली PSG? हाँ, पिछली बार तो जीती भी थी। क्यों नहीं खेली भाई इस बार? मियामी कहाँ से आ गई भाई? कहाँ PSG, कहाँ मियामी? क्योंकि मेसी आ रहा है। राइट, एंड बेसिकली पर्पस है मेसी वर्सेस रोनाल्डो कराने का। वो नेमार भी आ जाता है, इसलिए अल हिलाल को भी डाल दिया। वो भाई साहब इंजरी हो गया, वो भाई साहब अपने एलिगेशंस बीट करने में लगे, पता तुम्हें? वो फैट वाला क्यों करता है भाई? ओवरवेट यस, फैट नो। पर सबको पता है वो AI मतलब वो मॉर्फ करी हुई थी पिक्चर उसके मोटापे की, बट क्या जरूरत है ड्रेस करने का? राइट, तो ये बेसिकली एक सुपरस्टार एंगेजमेंट वाला कप है। एंड जब तक मेसी रोनाल्डो खेलेंगे, इट विल कीप ऑन हैपनिंग। मतलब आई एम वेरी श्योर कि अगले साल भी हमें दिखेगा। बोथ MLS एंड सऊदी दोनों ये चाहेंगे कि ये बार बार हो, क्योंकि इन दोनों लीग्स का फायदा है इससे। तो आई थिंक हमें अगले साल फिर से देखने को मिलेगा। एंड जब तक ये लोग खेल रहे हैं, बहुत बार हमें देखने को मिल सकती है ये चीज़। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट द लास्ट डांस। एग्जैक्टली। बट इस मैच से तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। एंड इंटर मियामी में मेसी इज द गाय। सब लोग उसकी तरह उसके लिए खेलेंगे। दे काइंड ऑफ वर्शिप हिम, एंड द सेम गोज फॉर रोनाल्डो इन सऊदी अपनी अल नसर में। तो आई थिंक 2 प्रॉपर ऐसी टीम्स का मैच होने वाला है जो कि चाहते कि उनका बंदा आगे ऊपर हो। तो आई थिंक काफ़ी एक हाई इंटेंसिटी मैच हमें देखने को मिल सकता है। I do think ultimately Al Nassr जीतेगी, and I also think that it can get ugly. I also think Al Nassr is a massive favorite here for sure. But क्यों हम लोग ऐसे सोच रहे हैं बताओ? आई थिंक पहली बात तो क्वालिटी बहुत डिफरेंस है। पहली बात तो मायामी और अपना उसमें। सेकेंडली जो एक थोड़ा सा डाउट्स थे, पहली बात तो रोनाल्डो को लेके बहुत डाउट्स हैं इस टाइम पे कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा। अभी भी है? हाँ वही, क्योंकि अभी तक वो ट्रेनिंग पाया नहीं है। अच्छा, एक बार भी ट्रेनिंग नहीं करी उसने काफी टाइम से। वो चाइना वाला टूर कैंसिल हो गया था, फिर वो यहाँ पे आया, तब लग रहा था कि खेल लेगा। फिर न्यूज़ आई थी बीच में कि वो खेलने के लिए रेडी है। उसके बाद वापस न्यूज़ आने लग गई कि नहीं, वो अभी भी बहुत बड़ा डाउट है उसका। तो वो ट्रेनिंग पे अभी तक आया ही नहीं है भाई साहब। तो थोड़ा अजीब तो लग रहा है। ऑल्दो इन माई हार्ट आई स्टिल थिंक कि वो अल्टीमेटली खेलेगा, चाहे वो इंजर्ड हो, वो खेलेगा तो है ये मैच। तो वी विल गेट टू सी मेसी वर्सेस रोनाल्डो। जो बाकी जो डाउट्स है मेरे, एक तो माने को लेके था, हु वॉज इन दी एफकॉन राइट नाउ, बट अभी कल ही उसका मैच था आइवरी कोस्ट से और वो नॉकआउट हो चुके हैं। सो माने इज ऑल्सो बैक। एक चीज अच्छी है भाई साहब, उनका जो CDM था, जो फफाना, वो भी यूरोपियन प्लेयर ही है, वो आइवरी कोस्ट में था, तो वो सैडली नहीं होगा। बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। डू यू थिंक अल नसर मतलब गोइंग इनटू दिस गेम इज इवन अ ग्रेटर फेवरेट देन अल हिलाल? आई थिंक सो। एंड क्योंकि अल हिलाल के पास जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, एंड सेकेंडली आई थिंक इंटेंट ज्यादा होगा अल नसर में। आई डू थिंक कि अल्टीमेटली ज्यादा इट मैटर्स मोर टू अल हिलाल, अल नसर डेफिनेटली। तो आई थिंक हमें थोड़ा और अगली गेम देखने को मिल सकता है। अगली क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि वो स्कोर लाइन थोड़ी अगली हो सकती है। स्कोर लाइन अगली का क्या मतलब है? मतलब 4-0 5-0। अच्छा मैं उसमें भी नहीं कह रहा कि झगड़ा हो जाएगा। ऑल्दो हो जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा देखने में। वो भी भाई मेसी रोनाल्डो में हो जाए
वो तो नहीं होने वाला बट भाई वैसे मेसी का कुछ कह नहीं सकते, आजकल गला पकड़ लेता है। अगर कुछ होता है, हाँ मतलब आई डू थिंक कि अल्टीमेटली स्कोर लाइन थोड़ी अगली होगी फॉर अल नसर, इन फेवर ऑफ अल नसर। प्रेडिक्ट कर लो 4-0। 4-0 अल नसर जीत रही है 4-0। भाई को ज्यादा नहीं बोल दिया। आई थिंक सो होगा भाई। हाँ मुझे भी लग रहा है अल नसर ही जीतेगी वैसे तो। मतलब आई एम टेम्पटेड टू से समवेयर अराउंड, मुझे लगता है क्लोज कर लेगी मायामी। आई थिंक मायामी का जो बेस्ट चांस है ना वो ये वाला मैच था, क्योंकि टीम भी थोड़ी वीक थी अभी अल हिलाल की, प्लस ऑब्वियसली उनका जो इंटेंट की थोड़ी तो कमी थी वहाँ पे। जो अल नसर वाला मैच होना ना, आई थिंक वो प्रॉपर मैच होने वाला है, क्योंकि वो टीम भी पागलों की तरह खेलेगी और प्लस राइट नाउ जितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं उसमें अल नसर इज फार हेड ऑफ अपना अल हिलाल। तो आई थिंक कि मजा आएगा भाई देखने में, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक 3-2 कुछ हो जाएगा। 3-2 इतना क्लोज नहीं जा रहा भाई। मतलब हमने सोचा था कि यहाँ पे 4-3 होगा। हाँ पर मुझे पता नहीं था ना क्या प्लेयर्स का, मुझे तो मैच चलते हुए भी नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला कि अच्छा इनके तो ये प्लेयर खेले ही नहीं था। चलो जब पहले 2 गोल आ गए थे जब फर्स्ट हाफ के बाद भी, तो मुझे लग रहा था कैसे कि बट पता है व्हाट शुड बी नोटिस, इसकी मायामी के जितने गोल्स आए हैं मोस्टली ऑलमोस्ट सारे इंडिविजुअल मिस्टेक्स आए हैं, एंड काइंड ऑफ एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस से भी थोड़ा बहुत। कौन सी वाली? मतलब चाहे तो वो पहला वाला, चाहे वो मतलब मेसी के पेनल्टी थोड़ा लग कह लो, हाँ उस पे फिर मेसी ने पेनल्टी वैसी मार दी। मतलब वो तीसरा गोल था उसमें तो penalty था, असिस्ट भी वैसा और वो भी गोल भी बहुत तगड़ा था। पेनल्टी था वो फाउल दिया जो सुआरेस को था, वो डिफेंडर नहीं पास कर दिया। तीसरा जो उसने शूट लिया वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से थर्ड गोल में थी। आई स्टैंड करेक्टेड। हाँ और जो अल्टीमेटली जो उस बंदे ने बच्चे ने गोल मारा था वो भी मतलब कैसा तो इंडिविजुअल, बट आई थिंक कोई और कीपर होगा जो फर्स्ट टीम कीपर होगा वो रोक लेगा वो गोल। अच्छा तो आई थिंक कि जो गोल्स आए हैं, हाँ मतलब आप कुछ क्रेडिट ले नहीं सकते अल्टीमेटली, बट हाँ आई थिंक कि अल नसर के अगेंस्ट ही नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे अल नसर हार जाती है हाँ और मायामी जीतती है तो फिर मतलब इज इट कंफर्म फिर कि मायामी जाने वाली है फाइनल राउंड में? फिर वो होगा ना अपना अल नसर, और वो भी तो होगा। हाँ तो मतलब क्या अगर अल नसर जीती तो सबका एक जीते एक हारा हो गया? हाँ मतलब पता नहीं क्या जीडी कैलकुलेट, ये तो अभी बताया नहीं गया हम लोगों को, बट हाँ शायद जीडी हो, पता नहीं भाई साहब। वैसे क्या लग रहा है क्या होने वाले प्रेडिक्शंस? मैं वही कहूँगा 4-0। नहीं मतलब पूरे टूर्नामेंट के। अच्छा वो अ लॉट विल डिपेंड कि अल हिलाल के प्लेयर्स आते या नहीं आते वापस। आई थिंक फाइनल तो इन दोनों के बीच में होने वाला है। अल नसर कौन जीतेगा? आई थिंक अल नसर जीतेगी। अल नसर जीतेगी। फिर ट्रॉफी सेलिब्रेशन भी होगा। बड़े टाइम बाद मुझे लग रहा है मैं कुछ किसी टीम को लेके कॉन्फिडेंट हूँ रोनाल्डो की टीम को लेके। इससे तो पता नहीं लास्ट टाइम में कब हुआ था भाई ऐसा, यूनाइटेड यूवेंटस पोर्चुगल तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे लेके सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। हाँ पर मैंने तो तब भी तो यही कहा था कि अर्जेंटिना बेटर टीम है अभी भी। मतलब फिर तुम ऑफ द कैमरा भी तो बोलते थे कि पोर्चुगल जीत रही है वर्ल्ड कप। हाँ वो तो चलेगा। वो तो मैं अल नसर का भी कह रहा हूँ। बट ठीक है, एनी अदर थिंग दैट यू हैव टू कवर ऑन दिस? नहीं अब चावी पे चलते हैं। चलो ठीक है। क्योंकि चावी में एज आई सेड इन द बिगनिंग कि जब वो रिजाइन उसने जब अनाउंस करा अपना, उसके बाद फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एंड उसमें उसने काफ़ी चीज़ें बोली हैं। बिफोर आई गेट टू दैट, कुछ ऐसे मैनेजर्स थे जिनसे रूमर्स आए थे बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे ही ये अनाउंस हुआ था हांसी फ्लिक आ रहे थे, हांसी फ्लिक ने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो इट रिमेन्स टू बी सीन। अपैरेंटली लापोर्टा बहुत चाहता है कि हांसी फ्लिक आ जाए, क्योंकि ये इज इट रियली ट्रू दो? मतलब कुछ स्पोर्ट टाइप की अपने जो भी स्पोर्ट जो उनका न्यूज़ आउटलेट है उन लोगों ने टाइप ने रिपोर्ट करा, भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं न्यूज़ पे कि लापोर्टा का हमेशा से लॉन्ग टारगेट एक क्लॉप रहा है, बट इट कुड नेवर बी पॉसिबल बिकॉज ही थॉट कि कभी छोड़ेगा ही नहीं लिवरपूल। अच्छा, और उसको कुछ ऐसा भी आया है कि क्लॉप है मेन टारगेट, बट वो उन्हें भी पता है बारसा को कि वो रियलिस्टिक नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि वो खुद ही नहीं आएगा, वो ब्रेक नहीं। तो पहले चावी ने क्या किया उस पर डिस्कस कर लो। व्हाई आर वी डिस्कसिंग द रिप्लेसमेंट्स? तो चावी ने पहली बात तो ये बोली है कि उससे ये पूछा गया था क्या बारसा में वापस आ सकते हो आप। इसके बाद तो कहता है आई डू नॉट रूल आउट रिटर्निंग टू बारसा, बारसा विल हैव मी बट नाउ आई थिंक दे डू नॉट नीड मी, आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, आई डोंट थिंक द वर्क इज वैल्यूड। एंड उसने ये भी चीज बोल दी है, आई हैड डिसाइडेड टू लीव। रुक जाओ पहले ये कर लेते हैं। अच्छा ओके, ये एक करके चलते हैं इसमें। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट आई डोंट थिंक द वर्क इज वैल्यूड? मैं थोड़ा अनॉयड हूं, पता है। सेम तुम क्या ही कहना चाहते हो? एंड थोड़ा अब वो लग रहा है पता है कि कोई विक्टिम कार्ड, मैं टाइटल में भी रखा ही है विक्टिम कार्ड वाला सीन। ये जेन्युइनली विक्टिम कार्ड है। कोई भी बंदा जो कि प्रो चावी भी था, पहली बात तो चावी क्यों आउट होना चाहिए था एट द एंड ऑफ द सीजन, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा एक पॉडकास्ट में, उसको मैं ऊपर भी लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन सॉरी नीचे एंड कार्ड ऊपर बहुत डिटेल में हमने एक्सप्रेस करा है कि क्यों चावी को लॉजिकली बाहर होना चाहिए था,
तो उससे आप समझ जाओगे कि हमारा आर्गुमेंट क्या है एसेंशियली. बट बिल्डिंग ऑन दैट फर्दर, भाई जो हुआ सो हुआ, ठीक है, सही था गलत था वो सबके अपने ओपिनियंस हैं. कई लोग डिसएग्री भी करेंगे, कई लोग एग्री भी करेंगे. चावी ने भी जो कहना था कह दिया. अब ये हर बार ही आकर तुम्हें उसमें कमेंट्स करने की क्या जरूरत है, और कमेंट तुम कैसे कर रहे हो. ये इतना बड़ा विक्टिमाइजेशन अपने आप का मैं चावी से एक्सपेक्ट नहीं करता, जो कि एक विनर मेंटालिटी वाला बंदा रहा है. प्लस आई थिंक कोई भी एक बंदा जिसको बड़ा मैनेजर बनना है वो ये सब फेस करेगा ऑन अ डेली बेसिस. नहीं, और नॉट वैल्यूड क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या लगता है तुम्हें? आई थिंक वो थोड़ा सॉर्ट ऑफ वो कह रहा है कि प्रेस ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हम पे, फैंस ने बहुत प्रेशर डाला. किसके ऊपर नहीं डाला? नहीं, किसके ऊपर नहीं डाला. और मेरे पास एक पॉइंट ये है, जब ये ला लीगा जीता था तो तारीफ भी तो करी थी ना भाई. तो इट गोज बोथ वेज भाई. जब आप अच्छा नहीं करोगे तो आपको गाली पड़ेगी, जब आप अच्छा करोगे तो आपको सर पे भी चढ़ाया जाएगा. आर यू टेलिंग मी कि अभी टेन हैग के साथ जो वहां पे हो रहा है, यूनाइटेड इज नॉट इवन इन द कंटेंशन फॉर द टाइटल. बारसा को तो हम फिर भी कह रहे हैं कि शायद टाइटल के कंटेंशन में है, टॉप 4 में तो है ही नहीं यूनाइटेड अभी. जैसा वहां पे उसको स्केपगोट बनाया जा रहा है, डू यू थिंक उसके ऊपर प्रेशर नहीं है? अगर एंसेलोटी को भाई साहब अभी वो जीता था यूसीएल वगैरह, उसके बाद अगले सीजन से कहते कि हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना नहीं चाहिए. राइट. तो इमेजिन चावी अभी इतना गंदी परफॉर्मेंसेस बारसा की हो रही है, उसके बाद ये कह रहा है. सोचो अगर यूसीएल जीत गया होता चावी और फिर एंसेलोटी जैसा ट्रीटमेंट मिलता तो कितना रोता भाई ये. राइट. तो मैं तो जेन्युइनली अनॉयड हूँ यार. अगर तुम खुद सोचो, अगर मैड्रिड अभी ऐसे परफॉर्मेंसेस दे रही होती कि बारसा से ह्यूमिलेट हुई है, हर कप हार गए, ला लीगा नहीं जीतने वाले, यूसीएल में पता है राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाएंगे, उससे पहले 2 साल यूरोपा खेल के आ रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि मैड्रिड में जीने देते लोग किसी को? राइट. सैक हो चुका होता. सैक तो चलो, ये भी सैक तो हो ही रहा है, मतलब रिजाइन खुद कर दिया, वरना सैक ही होता. बट कोई कंप्लेन कौन करता है भाई ऐसे आकर? एग्जैक्टली. और एक बार कंप्लेन करना मुझे समझ में आता है कि यार 1 साल की बढ़ास थी, एक बार मैं आके निकाल दी. बट अब तुम क्या मौके ढूंढ रहे हो बार बार टारगेट करने का, और तुम प्रेस को भी टारगेट करके क्या ही उखाड़ लोगे? प्रेस यहीं पे रहने वाली है, तुम निकल जाओगे, प्रेस हमेशा रहेगी यहाँ पे. ये कहना कि माई वर्क इज नॉट वैल्यूड, मतलब क्या सर पे चढ़ा के बैठे हैं, अब क्या करें एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया एज अ फैन कि मैं और कैसे वैल्यू करूं इसको. इतनी तारीफ करके दी थी इसकी. एंड वही मतलब चावी चाहता क्या कि कोई क्वेश्चन ही ना पूछे कुछ. जब कुछ गलत परफॉर्म करो तो उस पर कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए. जो भी स्टेटमेंट इसने बोली, अभी आगे तो काफी ज्यादा हो रहा है, बट जो भी इससे बोला है, इससे एक बहुत सिंपल सी मेरे दिमाग में इमेज बनी कि बहुत क्राई बेबी सॉर्ट ऑफ हो रहा है भाई. हाँ. क्यों जबरदस्ती में? बहुत सिंपल चीज होती है इससे, जो भी क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछेंगे थ्रू आउट द सीजन. इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे बिल्कुल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि आप रिजाइन अभी भी करने वाले हो या फिर कुछ चेंज कर रहे हो माइंड. इसको सिंपली बोलना चाहिए था. मेरे को जो बोलना है मैंने ऑलरेडी बोल दिया है. लेट्स फोकस ऑन द गेम. हाँ, लेट्स फोकस ऑन द गेम. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी इस टाइम पे. बट फिर से वही चीज आपको वापस दोहराना कि नहीं मैं तो, और जो बाद में इसने बोला है आई हैड डिसाइडेड टू लीव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन. इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई, इसलिए मैं तुम्हें रोक दिया था. राइट. जो ये कह रहा है आई हैड डिसाइडेड टू लीव एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, इसका क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? भाई तुम पिछला ला लीगा जीते, तुम्हारी बहुत तारीफ हुई थी, तो तुमने वो तारीफ सुनने के बाद छोड़ने क्लब, मतलब सोचा क्लब छोड़ने का, तब तो तुम्हारा क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा था. राइट. तो फिर तुम्हारा डिसीजन टू लीव द क्लब is probably not influenced by the media, because the media was praising you when you won the La Liga last season. Right. और तुम कह रहे हो कि इस सीजन की शुरुआत से पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं क्लब छोड़ने वाला हूँ. इससे 2 चीजें आती हैं. तुम खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो थोड़ा हिपोक्रिटिकल साउंड करके, कि अभी ये कह रहा था कि आई होप कि अब यू विल नॉट किल मी, तुम लोग इतना मुझे पे प्रेशर डालते हो इसलिए मैं अब तंग आ गया हूँ, बहुत टैक्सिंग है ये जॉब. बेसिकली ही वाज ब्लेमिंग द मीडिया कि ऐसा नैरेटिव्स बनाते हो और मुझे छोड़ना पड़ रहा है इसलिए. बट नाउ दैट यू आर सेइंग कि मैंने सीजन के स्टार्टिंग में ही सोच लिया था छोड़ना, तब तो मीडिया प्रेस कर रही थी उस वक्त, तो तुम या तो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे थे पहले. दूसरा बात भाई, क्या लूजर मेंटालिटी है ये, अगर तुमने सीजन के स्टार्टिंग में सोच लिया था तो फॉर व्हाट रीजन? आई थिंक मेरे दिमाग में तो पहली बात तो ये, आई डोंट थिंक इसने एक्चुअली में सोचा था ये जो बोल रहा है इसने एग्जैजरेट करते करते थोड़ा ज्यादा पीछे ले गया. मे बी ही डिड नॉट इवन रियलाइज कि क्या बोल दिया मुंह से. हाँ. सेकेंडली, इफ दिस इज एक्चुअली ट्रू, तो ये चीज जो मेंटालिटी वाले मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि देन भाई चावी इज डेफिनेटली नॉट द गाय हु विल लिफ्ट द मेंटालिटी ऑफ दिस क्लब. एग्जैक्टली भाई, तुम्हारे खुद का मेंटल स्पेस ये है कि तुम कह रहे हो कि मैं एक सीजन जिसमें मैं ला लीगा जीता हूँ, उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज फील हो रहा है, मीडिया से इतना टारगेटेड फील हो रहा है कि मैं तो छोड़ने को ही तैयार हो गया हूँ सिर्फ एक सीजन के बाद. राइट. क्या ऐसे मेंटालिटी वाला मैनेजर हमें जेन्युइनली यूसीएल तक लेके जाएगा? आई थिंक ये बात तो सब अग्री करते हैं कि चावी जिस टाइम पे आया था उस टाइम के लिए सही था, बट नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमें एक नया मैनेजर चाहिए था. पॉइंट ये था कि उस नेक्स्ट लेवल पे जाने लायक हम कब होंगे? क्या हम चावी को जल्दी थोड़ा सैक तो नहीं कर दे रहे कहीं कि अभी हम लोग उस लायक भी नहीं बने? आफ्टर दीज स्टेटमेंट्स आई एम टेम्प्टेड टू से यस भाई सही करा,
अगर नहीं भी लायक बने तो इस मेंटालिटी से तो हम कभी लायक बनेंगे भी नहीं वहां तक पहुंचने का, नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचने का। आई एम जेन्युइनली एंग्री विद व्हाट ही सेड। भाई मुझे समझ में नहीं आता क्या इंटेंशन है। एक वो प्लेयर्स का काम होता है ये चीज़ यूजुअली, वैसे तो प्लेयर्स को भी नहीं करना चाहिए, बट यूजुअली ये प्लेयर्स का काम होता है कि अपने आप को अपने विक्टिम सॉर्ट ऑफ पोर्ट्रे कर दिया ताकि आप पे ज़्यादा भड़ासा निकाले मीडिया। बट जब वो मैनेजर ही रेडी नहीं है अपना ब्लेम लेने को, कहने को तो उसने ले लिया ब्लेम कि नहीं भाई क्लब को आगे बढ़ने के लिए मेरा जाना ज़रूरी है, वो उसने पूरा दिखा दिया, एंड ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। बट जो ये साइड में जो कमेंट्स चल रहे लगातार इसके कि नहीं भाई मेरे वर्क को वैल्यू नहीं किया गया, एंड इसके बाद जो भी बोलता है, लेट्स कम टू दैट, इज इट क्रूअल टू कोच बारसा बिकॉज इट्स लाइक दैट आई ट्राई टू एक्सप्रेस व्हाट आई फील, दे मेक यू फील लाइक यू आर नॉट वर्थ इट। टॉकिंग टू पेप, अर्नेस्टो एंड लुइस एनरिके, I didn't know at that time. Now I've lived it. It is not enjoyed. It seems that you're right. You risk your life at all times. Guardiola ने इसको मैनेजर बनने से पहले ही बता दिया था कि बारसा में बहुत प्रेशर होता है वगैरह वगैरह, तो तुम्हें पता था कि तुम किसके लिए साइन अप कर रहे हो। Why are you complaining now? नहीं मत करते साइन अप भाई। आई थिंक ये बहुत वो चीज़ है यार जो इस टाइम पे बारसा के आसपास भी नहीं है ना, उन लोग को भी पता होगा ये कि भाई आप इन क्लब में जाने वाले हो तो आपकी तो तोड़ाई होने वाली है। And the fact that he was a player at Barcelona, he has been a Kool-Aid through and through. उसे प्रॉपरली पता है क्लब कैसे काम करता है, एंड उस टाइम पे मैनेजर था तो उसे कुछ तो आइडिया हो गई कि किस प्रेशर के थ्रू जा रहा है। ये कैप्टन था भाई, कैप्टन था, इसको नहीं पता था कि मैनेजर कितना प्रेशर में। गॉर्डियोला इसके सामने छोड़ के गया इन जस्ट 4 सीजन, जिसमें से 2 बार वो यूसीएल जीता है। हाँ राइट, ट्रेबल के साथ। तो उसको पता ही नहीं था कि कितना प्रेशर होता है। एग्जैक्टली। तो तुम क्या कह रहे हो फिर, इन एंड आउट में डीएनए को समझता हूँ, पता नहीं भाई। एंड इसके बाद जो इसने बोला है, इससे पूछा जाता है इज इट द क्लब, प्रेस या फैंस जिसके से छोड़ के जा रहा है, उसके लिए कहता है कि आई थिंक इट्स इन जनरल, आई डोंट थिंक इट्स आर वर्क बीन इट्स आई डोंट थिंक, क्या भाई लोगों ने क्या बोला है, एकदम कैसे लिखा है, आई डोंट थिंक आर वर्क इज बीइंग वैल्यूड इनफ दैट जनरेट्स अ वियर एंड टियर दैट यू थिंक दैट यू डू व्हाट यू वांट टू डू, इट इज नॉट वैल्यूड, वी हैव एंड्योर्ड द प्रेशर एंड वी हैव arrived at one of the most difficult moments of the club and I prefer not to continue. इससे इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है द इकोनॉमिक सिचुएशन डिडंट गिव अस मोर, आई हैव नेवर कंप्लेन्ड अबाउट द सिचुएशन, वी हैव अडैप्टेड टू द सर्कमस्टांसेस दैट वर वेरी नेगेटिव एंड द क्लब हैज डन अ वेरी गुड जॉब। इसके बारे में लेके मैं इसको थोड़ा क्रेडिट दूंगा कि चलो इस चीज़ के बारे में इसने कभी रोया नहीं कि हमारे पास इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी इसलिए और मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। तो एज लॉन्ग एज जो ये चीज़ बोली है आई थिंक वो सही है, बिल्कुल उसके लिए पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए इसे। बट जो अगेन जो इसने जो भी वैल्यू को लेकर कि मेरे वर्क को वैल्यू नहीं किया जा रहा, वो मेरे को पसंद नहीं आया एंड बहुत प्रेशर है यहाँ पे, मुझे पता नहीं था पहले, हमें जीने नहीं देते, वो भाई बस रोना है। और वो आई थिंक थोड़ा अपनी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है चावी इससे, क्योंकि अगर किसी मैनेजर को सक्सीड करना है किसी बड़े क्लब में तो भाई उसको प्लेयर्स पे विश्वास हो या ना हो, प्लेयर्स को अपने आप पे विश्वास हो या ना हो, मैनेजर को अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। इसलिए आई थिंक कि गाइज लाइक एंसेलोटी, पेप गार्डियोला, इवन यर्गन क्लॉप, इन सबको अपने आप पे विश्वास है कि चलो मैं कहीं जगह में फेल भी कर गया ना तो भी मैं अपना इतना बैक कर सकता हूँ अपने आप को कि मैं सिचुएशन से ऊपर ले आऊंगा अपने आप को। तो बहुत ही एस्केपिस्ट मेंटालिटी लग रही है इस टाइम पे। और आई थिंक चावी इज फॉरगेटिंग कि बारसा के अलावा भी 1000 क्लब है दुनिया में। हाँ, एंड क्या इसको अपना मैनेजर करके खत्म करना है क्या? बिकॉज ऐसी स्टेटमेंट सुन के कोई बड़ा क्लब क्या टेम्प्ट होगा चावी को साइन करने के लिए? राइट, कि ये एस्केप करने को तैयार है। जो क्लब जिस क्लब ने इसको सब कुछ दिया उसको अगर ये छोड़ने को तैयार है ऐसे और ऐसे ब्लेम करते हुए, तो क्या कोई और क्लब टेम्प्टेड होगा साइन करने के लिए? मतलब आई थिंक चावी अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद सोच नहीं रहा है इस वक्त बोलते वक्त। हाँ, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है इस टाइम पे। बट रिगार्डलेस ये अगर इतना इमोशनल होकर बोल भी रहा तो इट शोज हाउ इमेच्योर ही इज एज अ मैनेजर। और कुछ गलत नहीं है पहली बात तो इसमें कि वो इमेच्योर है, इट्स जस्ट दैट कि भाई फिर आप इस टाइम में मैनेज नहीं कर सकते बार्सिलोना को। और पहली बात इमेच्योरिटी ना कि हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए कायदे से, क्योंकि दिस इज पहला बड़ा क्लब है और है भी सीधा बारसा ही है। तो आप कहीं ना कहीं उसे क्रिटिसाइज कर सकते हो इस चीज़ के लिए, बट यू शुड नो कि इनएक्सपीरियंस क्यों है, क्योंकि इससे पहले ऐसा क्लब मैनेज नहीं करा है। तो वाइल इट इज एक्सपेक्टेड कि ये चीज़ें होंगी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि चावी ये चीज़ खुल के आके बोलेगा। भाई ही इज टू बिग फॉर दिस, ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। जिडान कभी ये सब आके बोलेगा क्या? हाँ, वो भी तो एक्सपीरियंस नहीं था। तो आई थिंक थोड़ा ही सॉर्ट ऑफ मेड अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ ये सब बोल के। अब पता अभी भी कई सारे बारसा फैंस होंगे जो कहेंगे नहीं चावी सही था, यही था। बहुत सिंपैथी दिखा रहे हैं सब। मुझे नहीं भाई, अगर तुम इस चीज पे सिंपैथी दिखा रहे हो ना तो आई थिंक तुम लोग फिर एक इंडिविजुअल को क्लब से ऊपर रख रहे हो
कि चावी को मैंने एज अ प्लेयर खेलते हुए देखा है अपने बचपन में, तो भाई वो तो सही होना। इट्स लाइक सेइंग कि मेसी मान लो कल को मैनेजर बन जाए और वो ऐसे ऐसे कमेंट्स करेगा, तो एवरीबॉडी विल बी टेम्पटेड ना, जितने भी मेसी फैंस होंगे कि नहीं नहीं भाई सही है, सच बोल रहा है क्लब के बारे में, सच बोल रहा होगा। ये चावी को भी जो टारगेट किया वो सच बात है कि बहुत टारगेट करती है मीडिया बारसा में, बट यू कैन नॉट क्राई अबाउट इट। ये तुम्हारी मेंटालिटी एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ये सिचुएशन तो ऐसी है, इसको तुम बदल नहीं सकते। अब तुम क्या करोगे? तुम रोगे इसके बारे में या फिर इससे लड़ के क्लब को सही करोगे? दो ही ऑप्शन है, तुमने रोना चूज करा है तो भाई ऐसा बंदा हमें आगे ले जा भी नहीं सकता। Exactly. बहुत सिंपल है सिचुएशन। एंड इसके बाद जिन लोगों को लग रहा है कि कैसे रिसीव करा गया इस चीज को बारसा के अंदर, तो उसको लेके भी चावी ने बोला है, कहता देयर आर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड इट व्हिच इज हिज डिसीजन टू लीव। स्टार्टिंग विद प्लेयर्स आई फील वेरी लव्ड एंड इट्स प्राइसलेस। वी हैव डन अ गुड जॉब दिस सीजन, वी हैव नॉट बीन अप टू द ओकेजन, वी हैव लेड अ वेरी गुड बेस फॉर द नेक्स्ट कोच हु कैन कम। एंड अपेरेंटली ऐसी कुछ न्यूज़ आई है कि लेवेंडोस्की जो है भाई, तो बारसा के लोग भाई से कुछ ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं, कहते हैं कि चावी आज रात सिर्फ 2 ही घंटे सोया है भाई वो खिड़की के बाहर बैठ के चेक कर रहे थे भाई। एंड कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि लेवेंडोस्की ने अपेरेंटली इस चीज़ को बहुत पर्सनली लिया एंड ही काइंड ऑफ फील्स पर्सनली गिल्टी कि उसकी वजह से छोड़। आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ क्यों नहीं, हो सकता है हो भी। उसको लगता है कहने कि इसने मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं गोल मार के नहीं दे रहा, तो शायद कहीं मेरे वजह से तो सैक नहीं हो रहा। एक्चुअली में हो सकता है लेवेंडोस्की को लगा। आई अप्रिशिएट द सेंटिमेंट फ्रॉम लेवेंडोस्की। सेम शोज के एटलीस्ट वो अपने आप को अकाउंटेबल तो रखता है। हाँ, तो अच्छी बात है वो देखना। एंड उसने लापोर्ता और पूरे जो बोर्ड है, डेको, सब जितने भी लोग हैं, सब में काफ़ी ज़्यादा थैंक्स बोला है कि सबने बहुत अच्छे से रिसीव करा, स्पेसिफिकली लापोर्ता, क्योंकि उसने थ्रू आउट उसे सपोर्ट दिया। अपेरेंटली जब ये इसने रिजाइन होने वाली चीज़ बोली है लापोर्ता से, लापोर्ता ने काफ़ी टाइम इसे कन्विंस करने का ट्राई करा कि नहीं रुक जा भाई। हाँ। बट उसके बाद भी उसका दिमाग यही था कि मेरे को रिजाइन करना है, इसलिए ही वेंट ऑन विद दैट डिसीजन। बट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मैनेजर कि नेक्स्ट कौन होगा, उसके लिए चावी ने कहा है अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर द नेक्स्ट मैनेजर टू नॉट गो थ्रू द सेम एज मी एज द लास्ट मैनेजर। कहता देयर इज नन, नो मैटर व्हाट ही विल डू द सेम विल हैपन। आई स्टिल थिंक कि थोड़ा सा एक क्राइबी वाला सॉर्ट ऑफ फेस में है नोशन, ऑल्दो इट इज ट्रू कि जो भी आएगा उसके साथ भी इतनी ही बेरहमी से पेश आया जाएगा, मे बी इवन मोर। नहीं तो वो पहले मुझे वही लगता है, पता है चावी को बहुत एक सपोर्ट मिला है फैन बेस से बिकॉज ऑफ स्टेटस। कोमन वगैरह को तो रॉन दिया गया था, उन लोगों ने तो फिर सेटियन को तो कोई ऐसा लगा हुआ था कोई पता नहीं पिछड़े हुए क्लब का मैनेजर बना के रखा हुआ है। कोई वैल्यू ही नहीं थी भाई उसकी इस क्लब में। राइट, मतलब ऐसे नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे थे बेचारे को यार। तो चावी को तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला मुझे पर्सनली लगता है, अगर उनसे कंपेयर करा जाए तो एटलीस्ट फ्रॉम द फैन बेस। अभी भी जो लोग चावी को सपोर्ट कर रहे हैं इसके बाद भी ना, आई थिंक वही देयर इज अ प्रॉब्लम भाई। फिर अगर तुम ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हो ना तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड सिर्फ चावी वाला केस भी देखो ना, तो आई थिंक मैंने लाइक जेन्युइनली मॉडर्न फुटबॉल में जब से मैनेजर्स की अदली बदली हुई है, एंसलोटी भी मैं नाम नहीं लूंगा, आई थिंक पेप गार्डियोला एंड मे बी जर्गन क्लॉप, इनके अलावा आई हैव नॉट सीन कि किसी क्लब ने एक्चुअली में इतने पैशनेटली बैक करा हो किसी मैनेजर को। गार्डियोला ने अभी बोला है हाँ कि प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है कि इंग्लैंड में ये प्रीमियर लीग में जितना प्रेशर है ना उससे 10 गुना ज्यादा प्रेशर होता है स्पेन में। तो तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते कितना प्रेशर होता है वहां पे। हर हफ्ते 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, इतने सारे मैचेस होना, एंड बार्सिलोना में जितना प्रेशर है पर्टिकुलरली उतना शायद ही कहीं और है। तो वो तो तुम सोचना भी मत कि प्रीमियर लीग से कंपेयर करो। बट डिड वी एवर सी गार्डियोला क्राई लाइक दिस? ही वन अस द टाइटल्स भाई। राइट, ऑफ कोर्स उस टीम को कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ से। मेरा पॉइंट ये है कि चावी जब तक ये सब चीजें ना बोलता ना तो बहुत डिग्निफाइड वे में जा रहा था वो, एंड हर आदमी फिर भी सोचता है कि क्या गलत तो नहीं हो गया कहीं। बट आफ्टर दीज स्टेटमेंट्स उसके मन के अंदर क्या चल रहा था बेसिकली वो निकल आया, एंड इट इज नॉट द राइट माइंडसेट इन माय ओपिनियन। ऐसे माइंडसेट को अगर तुम अभी भी बढ़ावा दे रहे हो देन देयर इज श्योरली समथिंग रॉन्ग वेयर मे बी आपने एज अ फैन एक्सेप्ट कर लिया मीडियोकर स्टैंडर्ड्स भाई, मीडियोकर मेंटालिटी। राइट, आई थिंक बारसा के साथ सबसे मेन प्रॉब्लम भी मेंटालिटी की है। इंजरीज वगैरह होती रहेंगी, उसके अलग इशू है पूरा। प्लेयर्स की क्वालिटी ऊपर नीचे होती रहेगी, हर साल हमें मेसी जैसा प्लेयर नहीं मिलेगा हर डेकेड में। बट मेंटली अगर आप भाई मैड्रिड कितने सारे यूसीएल ऑन पेपर नहीं जीतनी चाहिए थी उस टीम जैसी टीम थी, मेंटालिटी के बेसिस पे जीत गई ना। अभी भी कौन सी टीम इनकी सिटी से बेटर थोड़ी है। राइट, बट जब सिटी से खेल लेंगे क्या तुम फैंसी करोगे कि सिटी आराम से जीत जाएगी? तुम्हें लगेगा भाई 50-50 है, बिकॉज इट इज मैड्रिड इन यूसीएल। वो मेंटालिटी कहां से लेके आएगी बारसा? चावी की जो ये मेंटालिटी देखी उससे तो नहीं आने वाली, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वाज राइट। एंड जितने भी लोग ये ट्रस्ट द प्रोसेस कहते रहते हैं ना, वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग दिस, जितने बड़े क्लब्स हैं
यू से बायर्न म्यूनिक, अपना रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, सिटी भी चलो धीरे धीरे आगे हो जाएगी आफ्टर पेप गार्डियोला लीव्स, बट ये जो क्लब्स है ना, ये ट्रस्ट द प्रोसेस यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे मैड्रिड अपने ट्रांजिशन फेज में यूसीएल जीत रही है। तो ये जो भी जितनी बैकिंग दी गई चाबी को, आई थिंक बहुत अच्छी बैकिंग दी गई है ऑलरेडी, तो बैकिंग का तो क्वेश्चन है ही नहीं। यू कैन ऑब्वियसली से कि नहीं भाई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे बहुत सारे, बट जितना कर सकते थे उतना करा है। इनफैक्ट जितना कर सकते थे कि आई थिंक उससे ज्यादा ही करा अल्टीमेटली। जो ट्रांसफर विंडो में जिसमें लेवेंडोस्की वगैरह को लेके आए थे, रफीनिया को लेके आए थे, किसी ने सोचा भी नहीं था इतने सारे प्लेयर्स आ जाएंगे। उस टाइम पे तो और गंदी सिचुएशन चल रही थी, तो जितना कर सकते थे आई थिंक उतना करा है, बट उसमें रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो फिर क्या ही कर सकते हो आप। बट कौन कौन नेक्स्ट मैनेजर हो सकते हैं, लेट्स गो टू दैट क्विकली, क्योंकि अभी ये जो न्यूज़ थी ये बहुत तेजी से फैली। हांसी फ्लिक का एज आई मेंशन कि उसका नेम आया एंड अपेरेंटली हांसी फ्लिक को लोग अप्रोच करने वाले, बट तुखिल का एक तरफ से रिस्पॉन्स आया था और उसमें बायर्न म्यूनिख के शायद सीईओ ने ये चीज़ बोली है खुल के आके कि ऐसा कुछ नहीं है। तुखिल से एक इंटरव्यू में जनरली पूछा गया था कि स्पेन में कैसा माहौल होता है, उसने कुछ चावी से रिलेटेड नहीं बोला और चावी के जो एयर होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ नहीं बोला, बट उसको समहाउ लिंक कर दिया गया। तो उसने बोला है कि हम अपने मैनेजर के अगेंस्ट ऐसे फालतू के नैरेटिव्स बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले, सो तुखिल का आप कैंसिल कर दो इस टाइम पे। सेकंड इज आर्टेटा। आर्टेटा की बहुत तगड़ी न्यूज़ आ रही थी एंड काफ़ी अच्छे न्यूज़ आउटलेट्स निकाल रहे थे कि भाई ये जाने वाले सीजन के बाद खुद ही रिजाइन कर देगा एंड बारसा आर्टेटा लाने वाली है। तो आर्टेटा को भी ये पूछा गया उससे, तो वो भी थोड़ा सरप्राइज और उसने बोला कि मैं खुद बहुत शॉक था ये चीज़ सुन के, क्योंकि बिल्कुल कुछ भी बेस नहीं है इसके पीछे। सीधा पूछा गया उससे कि आप सीजन इस सीजन का छोड़ने वाले आर्सेनल, उसने कहा नहीं, एंड आई डोंट थिंक आर्सेनल जाने भी देगी आर्टेटा को। बट इधर में आई थिंक अगर आर्टेटा एज अ रिप्लेसमेंट सोच भी रहे थे तो आई थिंक काफी लो सोच रहे थे। आर्टेटा कहाँ से भाई, बहुत ज्यादा हाइप है। हाँ, बहुत फालतू की हाइप है थोड़ी। तो इससे पता चलता है कि हमें आर्टेटा और अपना तुखिल का इस टाइम पे चांस नहीं है। ऑल्दो दिस कैन वेल एंड ट्रूली चेंज जब तक सीजन एंड होता है, क्योंकि कुछ भी हो जाता है भाई साहब। अगले 6 महीने में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। क्या पता बायर्न कोई और ले ले, क्या पता बायर्न क्लॉप ले ले भाई, और फिर ये खाली हो जाए, और क्या पता बारसा ले ले। अबे तो, क्या पता बायर्न चाबी अलोंसो ले ले भाई। हाँ, क्या पता अपनी लीग से तो उठाने का ट्रेडिशन है ही ना। इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? नहीं, ये है ये बोला भी हुआ है। अच्छा, तो इस टाइम पे 3 क्लब से लिंक्ड है चाबी अलोंसो, व्हिच इज लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड। तो कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ हर जगह खेला भी हुआ है। तो ये 2 आप नाम इस टाइम पे करेंटली स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो, बट अगेन सीजन एंड में क्या होगा देखते हैं। एट नाउ इट सीम्स लाइक कि हांसी फ्लिक होने वाला है। डू यू रियली थिंक कि हांसी फ्लिक पक्का आएगा? आई थिंक बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, व्हाट अबाउट दीज मतलब नॉट सो फेमस मैनेजर्स, जैसे अभी वो जिरोना के मैनेजर की बात चल रही है। आई थिंक नहीं जाना चाहिए उस रूट पे। आपने सॉर्ट ऑफ वो रूट अपनाया था जब आप कीके सेटियन लेके आए। वही मुझे लगता है ना कि एक जैसे वो भी एक थॉट प्रोसेस है कि एक मेन स्ट्रीम मैनेजर को मत लो। आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद दैट। सेम व्हाई नॉट? क्या रीजन है ना लेने का? आई थिंक इस टाइम पे दिमाग में से वही है ताकि कुछ ज्यादा स्पॉटलाइट ना गिरे उस पे। क्यों ना गिरे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो जावी ने ये चीज बोली थी ना अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई अब चिल रहेगा, सब एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी प्लेयर्स कुछ नहीं होने वाला ऐसा। नहीं होने वाला। प्लस व्हाई डू यू वांट दैट? हाँ, होना चाहिए प्रेशर भाई। अगर तुम एक अल्टीमेट लेवल ऑफ फेम पे हो, अल्टीमेट लेवल ऑफ पोजीशन और पावर पे हो एज अ क्लब भी, तो तुम्हारे साथ वो बाय प्रोडक्ट रहेगा उस चीज का भाई। तुम्हें वो इम्बाइब करना एंड उसको एम्ब्रेस करना आना चाहिए। क्यों नहीं करना भाई? दिस इज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ बिग क्लब। इससे भाग क्यों रहे हो? एंड एक प्रूवन मैनेजर अगर आ रहा है तो तुम उसको मना थोड़ी करोगे कि नहीं मुझे एक अंडररेटेड मैनेजर चाहिए। राइट, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। आई थिंक कि एक प्रूवन यूरोपियन मैनेजर अगर आ रहा है, नथिंग बेटर देन दिस। एंड पर्टिकुलरली मैं तो कह रहा हूँ प्रूवन बाय द मेंटालिटी। चाहे टाइटल थोड़े कम हो, जैसे हांसी फ्लिक के लिए मैं क्यों इतना प्रेस कर रहा हूँ। यर्गन क्लॉप अगर आता तो वो बहुत ही अच्छी है। ये लोग ऐसे ना तो छड़ी मार के सीधा करके रखेंगे प्लेयर्स को थोड़ा, राइट, कि भाई तमीज से खेलना है तो खेल ले, नहीं आ रहा तो खत्म करो। दैट इज व्हाट आई वांट। बट भाई देखते हैं हांसी फ्लिक आता नहीं आता। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट। भाई क्रिकेट में कुछ मतलब ज्यादा ही सीरियस हो गई चीजें। हाँ, क्योंकि हमें लगा था कि यार चलो पहला टेस्ट मैच जीतना चाहिए इजीली, वो पहली बार तो हम हार गए। फिर लगा कि भाई ये मैच हार रहे हैं लेकिन हम 4-1 जीतेंगे। एक ऐसा स्टार्ट है। पिछली जो 6 सीरीज हुई है इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज 2014 से लेके अभी 24 चल रहा है, 10 साल में 6 बार खेली है टेस्ट सीरीज। हमेशा इंडिया पहला मैच जो है या तो हार या तो ड्रॉ है, कभी जीती नहीं है। ओके, हर सीरीज में, चाहे घर में हो चाहे अवे में हो। तो इस बार भी हारी कोई बड़ी बात नहीं है अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो, बिकॉज वी हैव अ हैबिट ऑफ कमिंग बैक अगेंस्ट इंग्लैंड एंड फिर रोनते ही हैं उनको हमेशा। तो एक्सपेक्टेशन तो वही है इस बार, लेकिन अब सारी मेन प्लेयर चले गए हैं भाई। ये काइंड ऑफ वैसा हो गया जैसे बीजीटी में हुआ था अभी, जब कोहली वोहली चले गए थे। सब मेन प्लेयर चले गए थे, अश्विन इंजर्ड हो गया था, तो वो अंडरडॉग टीम ने फिर हरा दिया था।
अब यहाँ पे हम लोग घर पे हैं तो भाई अंडरडॉग भी नहीं है, हराना तो पड़ेगा ही, नहीं हराया तो बेइज्जती हो जाएगी। बट बहुत मुश्किल हो गया मतलब बैटिंग डिपार्टमेंट में अभी। Exactly. जडेजा का जो ब्लो है वो मैसिव ब्लो है, बिकॉज तीनों डिपार्टमेंट वो तगड़ा है भाई। बैटिंग में इतने अच्छे रन मारे उसने, बॉलिंग में तो रहते ही अश्विन के साथ, तो फील्डिंग उससे बेटर कोई है नहीं। ऐसा कोई प्लेयर तो रिप्लेसमेंट इसका है ही नहीं। एग्जैक्टली लॉजिकली मैं बताऊं, ऐसा प्लेयर का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा हमें। जो आए भी है नाम उनको डिस्कस करेंगे, उनमें से कोई रिप्लेसमेंट है नहीं जडेजा का लॉजिकली। केएल राहुल भाई साहब जो हमारा अच्छा खेलना शुरू कर दिए थे, अब वो भी इंजर्ड हो गए। एंड ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि केएल राहुल तो शायद वापस आ जाएगा सीरीज में। जडेजा की शायद इंजरी थोड़ी सीरियस उधर गया ना, एनसीए में गया हुआ अभी। अब जहां भी गया हुआ पॉइंट वही है कि थोड़ी सीरियस लग रही है उसकी इंजरी, तो शायद वो खेले ही ना इस सीरीज में। इट इज अ बिग ब्लो भाई। बट इसके चलते हुए हमें 2-3 सरप्राइज नेम्स देखने को मिले। पहली बात तो सरफराज खान भाई, कितना ज्यादा लोग लड़े उसके लिए, कितना ज्यादा अगेंस्ट भी गए उसके लोग। हमने कितनी बार डिस्कस करा है उसको। सरफराज खान के लिए हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी आई थिंक, राइट। उसको भी मैं लिंक कर दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन ऊपर, कार्ड से दिख जाएगी आपको। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करा था हमने उसका करियर का पूरा, कि क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है। बट नाउ ही हैज फाइनली बीन गिवन द ग्रीन लाइट। क्या कहना है, आई थिंक ये मॉन्यूमेंटल डिसीजन है सोशल मीडिया के एज में, डेफिनेटली आफ्टर संजू सैमसन। जितना इस टाइम पे हाइप थी सरफराज खान की, पहली बात तो मैंने खेलते हुए देखा नहीं उसे। फाइनली आई विल गेट टू सी कि भाई किस बात की हाइप है बहुत। एंड इवन ट्विटर भी काफी ज्यादा पागल हो रखा है इस टाइम पे सरफराज खान के पीछे। एंड एक दो कुछ काफी रेप्यूटेड क्रिकेटर्स ने भी ट्वीट करके बोला है फाइनली हैज गॉटन, वो उसने बोला है, क्रिस गेल ने बोला है क्या सरफराज खान के लिए क्या कि मच डिजर्व्ड एंड फाइनली ऐसे कुछ करके बोला। वो आरसीबी में खेलते थे ना, हाँ तभी वही, राइट। बट भाई थोड़ा एक्साइटेड तो मैं हूँ इस बार। लेट्स सी कि वो स्टार्टिंग लाइन में आता है नहीं, वैसे आई थिंक आ ही जाएगा अब तो। बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम प्ले। बेसिकली जडेजा और राहुल बाहर हुए हैं, बट उनके लिए 3 लोग बुलाए गए। वॉशिंगटन सुंदर सबको पता ही है, सरफराज खान सबको पता ही है, सौरभ कुमार एक और एक स्पिनर है उसको भी लेके आए। आई डोंट थिंक ही विल प्ले, क्यों नहीं उसको भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। बट इसके चलते हुए ना स्क्वाड में सभी मेन प्लेयर्स जो हमारे पक्का स्टार्ट करते हैं, ऐसे कई सारे प्लेयर्स जो बाहर हो चुके हैं। विराट कोहली हो गया, केएल राहुल हो गया, जडेजा हो गया, मोहम्मद शामी हो गया। ये 4 तो ऐसे प्लेयर है जो कि पक्का स्टार्ट करते हैं। ऋषभ पंत को अगर तुम ऐड कर दो तो भाई मतलब ऑलमोस्ट 11 में से 5 प्लेयर हो गए, आधी टीम हो गई, जो कि हमारी आइडियली टीम होनी चाहिए थी, उसमें से खेल ही नहीं रहे हैं अभी, राइट। तो काफी डिप्लीटेड है ऑन एक्सपीरियंस अगर हमें देखा जाए तो। अब हम देखें तो सिर्फ रोहित शर्मा के पास एक्सपीरियंस बचा है। कुछ ऐसा है कि इंडिया की जो पूरी स्क्वाड है ना अभी, उनमें सब बैट्समैन के रन मिला दो तो जो रूट से कम है टेस्ट में। ओ भाई साहब, जो रूट कुछ 11,000 रन है, इंडिया के पूरे उसको मिला दो तो सिर्फ 10,000 कुछ रन है। ओके, तो अकेला जो रूट के पूरे इंडिया के स्क्वाड से ज्यादा रन है इस वक्त। इतना कम एक्सपीरियंस होते हुए हम कैसे हराएंगे इंग्लैंड को, अब थोड़ा सोचने वाली बात है। एंड सबसे ज्यादा सोचने वाली बात इसमें है कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। देखो मैच शुरू होने में कुछ दिन है अभी। आई थिंक ये जो नए रिप्लेसमेंट्स आए हैं इसको लेते हुए हम लोग 2-3 कॉम्बिनेशन बनाने का सोचेंगे। ये वाला जो सेगमेंट है थोड़ा इंटरैक्टिव होगा। मैं 3 बेसिकली आपको लाइनअप बना के दूंगा, ठीक है। तुम भी सुनना, क्योंकि मोहित ने भी नहीं सुनी है। 3 लाइनअप मैं बना के दूंगा, सबके क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है वो भी मेंशन करूंगा, राइट। तो जो लोग सुन रहे हैं अभी, तो मैं पहले बोलूंगा ये तीनों लाइनअप सुने और उसमें से एक चूज करके कमेंट्स में डालें। और अगर कोई और अपनी कोई नया कॉम्बिनेशन बनाना है तो उसको भी आप यू कैन शेयर योर प्लेइंग 11 इफ यू वांट टू। बट इसके ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना, इसमें मजा आएगा डिस्कशन करने में। शुरू करते हैं भाई सीधा। आई थिंक पहली प्लेइंग 11 से स्टार्ट किया जाए। देखो जो नाम कंसिस्टेंट रहेंगे, आई थिंक 11 में से कम 8 नाम तो कंसिस्टेंट रहेंगी, 7-8 नाम। मेन वो चेंजेस 3 या 4 ही होंगे मैक्स, तो उनको डिस्कस करना है। पहला प्लेइंग 11 सुनो, रोहित और जायसवाल ओपनिंग करेंगे, शुभमन गिल 1 डाउन। ये 3 चेंज नहीं होने वाले। आई डोंट थिंक यहाँ पे कई लोग कहेंगे गिल को भी हटा ही दो, पाटीदार ले, हाँ राइट। आई थिंक पाटीदार आ सकता है एंड स्टिल गिल कैन प्ले। वो क्या हम डिस्कस करेंगे अभी, एक लाइनअप में ऐसा होगा। आई थिंक गिल को निकालेंगे नहीं। तो क्या होना चाहिए या क्या आप चाहते हो, ये बात उसकी नहीं है। हमें बीसीसीआई के और द्रविड़ के दिमाग में घुस के सोचना है कि वो क्या ला सकते हैं, उसके हिसाब से ये 3 लाइनअप बनाई गई है, ठीक है। तो क्या तुम्हें लगता है कि द्रविड़ एक मैच के बाद गिल को निकाल देगा? डेफिनेटली नॉट, गिल विल बी प्लेइंग। तो अब ये एस्टैब्लिश कर दिया फैक्ट हमने, इसके हिसाब से हम सारे प्लेयर्स चूज करेंगे कि द्रविड़ क्या सोचेगा मोस्टली। रोहित, जायसवाल, गिल हमारे टॉप 3 हो गए। उसके बाद अब जो पहली लाइनअप है इसमें नंबर 4 पे पाटीदार आ रहा है। पाटीदार यूजुअली 1 डाउन बैटिंग करता है, बट नंबर 4 पे कर सकता है। पाटीदार को हमने नंबर 4 पे डाला।
इन प्लेस ऑफ केएल राहुल। 5 पे दोबारा श्रेयस अय्यर ही रहेगा। 6 पे अब हम लोग डाल रहे हैं सरफराज खान को। ओके, पाटीदार और अय्यर दोनों आ गए यहाँ पे। हाँ, सरफराज खान बेसिकली जडेजा की जगह पे आ रहा है Right. नंबर 6 पे। फिर नंबर 7 पे दोबारा केएस भरत, नंबर 8 पे दोबारा अश्विन, नंबर 9 पे दोबारा अक्षर पटेल। फिर बुमराह आ जाएगा नंबर 10 पे। फिर सिराज की जगह पे कुलदीप यादव। ओके, बेसिकली हम लोग यहाँ पर 4 ही बॉलर्स खिला रहे हैं। अब इस प्लेइंग 11 के बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। बैटिंग डेप्थ जो है, जो भी हमारी फर्स्ट टेस्ट मैच में थी कि 11 में से 9 प्लेयर बैटिंग करते हैं, वो इंटैक्ट है। यहाँ पे भी नंबर 9 पे अक्षर पटेल आएगा। राइट, बैटिंग डेप्थ उतनी ही रहेगी यहाँ पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जडेजा की जगह एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन और आ गया, सरफराज खान। हाँ, बट एक बॉलर कम हो जाएगा। हाँ, ये कौन है इसका? राइट, पहले 5 बॉलिंग ऑप्शन थे, उसमें से 3 स्पिनर थे, 2 पेसर थे। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पेसर है बुमराह, और 3 स्पिनर है अश्विन, अक्षर और कुलदीप यादव। राइट, सो फनी बिकॉज हम लोग पहले टेस्ट मैच से पहले थोड़ा डाउट कर रहे थे कि इंग्लैंड सिर्फ एक पेसर क्यों खिला रही है, एंड लुक वेयर वी आर। अभी हम शायद ही वही करने वाले हैं। इस लाइनअप को अगर हम लोग देखें, क्या लगता है इसमें, मतलब कोई चांस है इसको खिलाने का? आई थिंक पहली बात तो वो जो गिल वाला पॉइंट था, वाई ऑल्सो थिंक कि गिल बेंच नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी काफी इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है इस टाइम पे। हाँ, तो कुछ भी करके जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, उसकी भी वैल्यू बहुत है इस टाइम पे। हाँ, आप डायरेक्टली सरफराज खान भी खिला दो, वॉशिंगटन सुंदर भी खिला लो, और फिर अपना पाटीदार भी खिला दो, तो आप ऐसे नहीं करा सकते। फिर बहुत प्रेशर आ जाएगा। एंड दैट्स आई थिंक रिगार्डलेस कोई भी लाइनअप खिलाई जाए ना, बहुत ज्यादा प्रेशर इस टाइम पर रोहित शर्मा पे होगा। बहुत ज्यादा होने वाला है इस बार। उसको इस बार लंबी इनिंग्स खेलनी एंड पड़ेगी। आई थिंक अश्विन में भी प्रेशर डबल हो गया अब स्पिन में, जडेजा के हाँ, आने के फेयर बाद। फेयर 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 बट आई थिंक रोहित शर्मा बैटिंग में तो ही विल हैव टू प्ले अ बिग इनिंग्स इस बार। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक पाटीदार का 1 डाउन पे खेलना, 2 डाउन, 2 डाउन पे खेलना, सॉरी, फिर अय्यर है, फिर फिर सरफराज है। सरफराज खान है। राइट, आई थिंक हो सकता है। बट इसमें बस देखो बैटिंग तो इसमें वो नहीं है, पूरी डेप्थ पूरी है। बस एक प्रॉब्लम है कि बॉलिंग ऑप्शन एक कम हो गया, 4 बॉलर है। एंड व्हाट डू यू थिंक यू सिराज को क्यों नहीं खिलाया जाएगा? क्योंकि विकेट बहुत डिफरेंट होने वाली है। आई थिंक ऑफकोर्स अल्टीमेटली तो ये जो 3 लाइनअप मैं बता रहा हूँ, इसमें कौन सी लाइनअप चूज होगी वो विकेट पे डिपेंड करेगा। तो हम सारे पॉसिबल विकेट्स को कवर करके चलेंगे। अपेरेंटली कुछ ऐसी न्यूज भी आ रही है कि अगले जो मैच होने वाला है उसमें ब्रेंडन मैकलम ऑल स्पिन के साथ, वो भी उसके ऊपर भी आऊंगा अभी। ओके, अगर स्पिनिंग विकेट मिलती है दोबारा, आई थिंक सिराज को अगर हम लोग पहले मैच में देखें, सिर्फ 7 ओवर डाले थे, पहले इनिंग में शायद 8-9 ओवर डाले थे। एंड टेस्ट मैचेस में हमने कई बार ये टेम्पलेट देखा हुआ है कि 4 ही बॉलर्स खेलते हैं, बिकॉज ओवर लिमिट नहीं होती तो 5 बॉलर्स की जरूरत होती नहीं है। कोहली के अंडर भी कई बार हमने देखा कि सिर्फ 4 स्पिनर खेल, 4 बॉलर्स खेल रहे हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, 4 बॉलर्स के साथ कई लोग खेलते हैं। टेस्ट मैच में पार्ट टाइमर्स भी बॉलिंग कर सकते हैं, कुछ ओवर काटने हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिटेड ओवर्स है नहीं कि छक्का ना खा जाऊंगी, खा जाओ भाई, यहाँ पे बहुत रन बन सकते हैं। राइट, सो 4 बॉलर्स खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो 5वां बॉलर था सिराज, वो वैसे भी कितना ही डाल रहा था। एंड यहाँ पे अब हमारे पास 3 स्पिनर है, इंक्लूडिंग कुलदीप यादव, तो एक चाइनामैन वाली वैरायटी भी आ गई हमारे पास। पहले तीनों फिंगर स्पिनर ही थे, तो यू माइट भी टेम्पटेड कि इनको अब मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ओवर दूँ। ये सेटअप सुनने में तो बढ़िया है क्योंकि इसमें बैटिंग डेप्थ भी है हमारी और बॉलिंग ऑप्शन भी 4 है, लेकिन तगड़े हैं। प्रॉब्लम इसमें बस यही है कि 3 स्पिनर है और एक ही पेसर है। इसमें प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, अगर इंग्लैंड दोबारा से वही खेलने वाली है, रिवर्स स्वीप वाला, तो हमारे स्पिनर से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे कि अपनी लाइन और लेंथ से डिरेल नहीं होना, जो कि हमने पहले टेस्ट मैच में हो गया था। हाँ। अगर तो वो हम उससे अफेक्ट नहीं होते तो 3 स्पिनर खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होने वाले हैं डिरेल तो फिर हम शायद एक पेसर को मिस करेंगे, बिकॉज पेसर पे आप वैसे शॉट नहीं मार सकते हो। राइट, तो पेसर अपनी लाइन लेंथ पकड़ के डाल सकता है, जो कि बुमराह ने करा, उसको 4 विकेट मिलेगी। अगर आप 3 स्पिनर खिला रहे हो, सिर्फ एक पेसर खिला रहे हो, तो आपके बॉलिंग का सारा भार उन सिर्फ स्पिनर्स पे आने वाला है। और अगर उन स्पिनर्स को ही उन लोगों ने काउंटर अटैक कर दिया रिवर्स स्वीप मारकर और ये लोग डर गए, तो फिर हमारे पास कोई बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं बचा ना। बुमराह क्या डालेगा, बुमराह किसकी तरफ देखेंगे फिर हम मुड़ के। तो इसमें बस ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि स्पिनर्स खिला तो रहे हो आप, बट डू दे हैव द मेंटल एंड द गेम प्लान टू काउंटर बैस बॉल द वे दे डिड इन द सेकंड इनिंग्स। आई थिंक अश्विन से मैं एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ, बट अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है शायद। सो ये देखने वाली बात है। राइट, बट इज इट अ टेम्पटिंग लाइनअप फॉर यू? आई थिंक है, टेम्पटिंग तो डेफिनेटली है, एंड क्या पता एक्चुअली में देखने को भी मिल जाए वाला। राइट, बट ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग चलते हैं अगली लाइनअप पे, विच इज यहाँ पे हम लोग इस सेम लाइनअप में सरफराज को हटा दें और सिराज को लें। ओके,
अब इससे क्या होगा, केएस भरत एक ऊपर बैटिंग शिफ्ट हो जाएगा नंबर 6 पे, बैटिंग कम हो जाएगी, नंबर 7 पे अश्विन आ जाएगा, नंबर 8 पे अक्षर आ जाएगा। हाँ। उसके बाद फिर कुलदीप, सिराज और बुमराह। इसका फायदा क्या है, 5 बॉलर्स दोबारा हो गए। हाँ। बेसिकली जडेजा की जगह कुलदीप यादव आ गया, Right. बाकी सारे बॉलर सेम है। बट इसका नेगेटिव क्या है कि बैटिंग डेप्थ कम हो गई। जो पहले लाइनअप का फायदा था वो इसका नुकसान है, और जो उसका नुकसान है इसका फायदा है। हाँ। एक चेन से पूरा पलट गया। राइट। सरफराज आउट, सिराज इन। ये लाइनअप ज्यादा अभी बेटर लग रही है तुम्हें सुनने में, या पहली वाली? आई थिंक पहली वाली। क्यों? आई थिंक बैटिंग डेप्थ का जो होने वाला है वो काफी ज्यादा मैटर करेगा ही करेगा, क्योंकि वैसे ही काफी एक्सपीरियंस कम है एंड भाई है चांसेस जल्दी आउट होने के। तो आई थिंक नीचे जो भी प्लेयर्स होंगे उन पे काफी बार होगा ऑलरेडी परफॉर्म करने का, एंड आई हैव अ फीलिंग कि सरफराज खान विल गेट द स्टार्ट। अब तीसरे लाइनअप पे आते हैं, क्योंकि कई लोग कहेंगे भाई आदित्य, अगर मुझे ऐसा चाहिए हो कि पहले टेस्ट मैच में मेरे पास 9 बैट्समैन थे और 5 बॉलर थे 11 प्लेयर के अंदर ही अंदर, मुझे सेम बैलेंस चाहिए भी, तो मैं कैसे करूं भाई? तो उसका भी सोल्यूशन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जडेजा के जगह पे सीधा वॉशिंगटन सुंदर को ले आओ। ठीक है, वो ऑलराउंडर हो गया, बैटिंग बॉलिंग दोनों में हो जाएगा। और दूसरा चेंज जो है वो केएल राहुल का होगा। उसके लिए आप या तो सरफराज ले आओ या फिर पट्टीदार ले आओ, कोई भी एक ले आओ, तो वो बैट्समैन टू बैट्समैन हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे फिर से 5 बॉलर भी हो गए, और नंबर 9 पे अक्षर पटेल आएगा बैटिंग करने के लिए, पूरा बैटिंग डेप्थ भी मेंटेन है। क्या सबसे लाइकली लाइनअप तुम ये लग रही है, फिर अभी भी तुम फर्स्ट वाली के साथ जाना चाहते हो? बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 6। आई थिंक मतलब सिर्फ अगर हम प्लेयर प्रोफाइल देखें तो देखने में लग रहा है कि सबसे अच्छी यही है लाइनअप, बट आई स्टिल थिंक कि क्या फिर अगर हम लोग अश्विन हटा दें तो जो बाकी 2 स्पिनर्स बचे हमारे इस लाइनअप में, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, और दूसरे लाइनअप में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, क्या कौन सा ऐसा डुओ है बाकी वाला जो जिस पे मैं ज्यादा रिलाई कर सकता हूँ? आई थिंक आई गो प्रोबब्ली विद कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। क्योंकि लोग पता भूल रहे होंगे शायद कि जडेजा इसीलिए इतना तगड़ा प्लेयर है, बैटिंग की में बहुत बड़ा डेंट पड़ा उसके जाने से, बट बैटिंग में हमारे पास ऑलरेडी 11 में से 9 बैट्समैन थे। हाँ। मैं फिर भी एक बार को उसको कम करके नंबर 8 तक ला सकता हूँ, बट बॉलिंग में जडेजा जितना तगड़ा है ना, वो रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है भाई। एंड वो क्वाइट फ्रैंकली सुंदर उसका मैच भी नहीं है अभी। राइट। सुंदर हिमसेल्फ आई थिंक इज राइट नाउ मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर। जडेजा जेन्युइन ऑलराउंडर है, दोनों में तोप है भाई वो। तो उसको मतलब जडेजा की अभी कमी हमें ज्यादा कहाँ खलेगी? आई थिंक बॉलिंग में ज्यादा खलेगी इस वक्त। बैटिंग में क्योंकि ऑलरेडी बहुत डेप्थ थी, तो चलो मैं एक बारी को मान भी लूंगा कि जडेजा मान लो हटा भी दे तो भी 8 बैट्समैन है टीम में 11 में से, आइडियली तो 7 ही होते हैं। ऐसा बॉलर बहुत जरूरत है हमें, एंड वो आई थिंक फिर बॉलिंग में कुलदीप यादव बेटर है या फिर सुंदर बेटर है? आई थिंक कुलदीप यादव बेटर हो जाता है, विच इज वाई आई ऑल्सो थिंक कि पहला जो लाइनअप है वही सबसे लाइकली होगा। राइट। बट फिर वही बात आ जाएगी कि सिर्फ एक पेसर है, अगर स्पिनर्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने तो भाई कितने रन बना देंगे, और फिर उन रन को चेस करने के लिए हमारे पास बैटिंग की डेप्थ उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले होती थी। तो ये फंस गए हम लोग एक सर्कल में। क्या सोल्यूशन लगता है तुम्हें? आई थिंक सबसे लाइकली आई स्टिल थिंक कि यही होगा, क्योंकि पहली बात सेकंड वाला तो आई थिंक सेकंड वाला नहीं जाने वाले, क्योंकि काफ़ी कम हो जाएगी बैटिंग डेप्थ उसमें। जो मैं फर्स्ट और अपना थर्ड की बात कर रहा हूँ उसमें आई थिंक बस एक ही चीज़ बेटर है, जो कि बॉलिंग में एक्सपीरियंस है, एंड आपको वो चाहिए ही चाहिए होगा अगर आप स्पिन पे अपना पूरा प्रेशर डालने वाले हो। एंड सिराज का लेके आई स्टिल थिंक कि वो रिगार्डलेस उतनी बॉलिंग नहीं करने वाला, जो कि जैसे उसने पहले टेस्ट मैच में भी नहीं करी थी। तो मैं ऐसे सोचो, पहले लाइनअप में जो 4 बॉलर हैं उसमें एक कुलदीप यादव था, थर्ड लाइनअप में जो कि एकदम सेम बैलेंस के साथ है जो कि अभी टेस्ट मैच में था, उसमें बेसिकली कुलदीप यादव की जगह हमें सिराज और वॉशिंगटन सुंदर दोनों मिल रहे हैं। तो वो दोनों मिलाकर भी क्या कॉम्पनसेट नहीं कर सकते कुलदीप यादव के लिए? क्या तुम ये कह रहे हो? आई थिंक डिपेंड करेगा विकेट कैसा गेंद एंड जो सिराज और अपना हम कह रहे हैं कि सिराज और वॉशिंगटन सुंदर दोनों मिला के भी नहीं कर पाएंगे। आई थिंक अगर हम लोग स्पिनर्स पे प्रेशर डालने वाले तो कुलदीप यादव इज मच मोर सूटेड टू हैंडल दैट प्रेशर दैन से अपना क्या कहते हैं वॉशिंगटन सुंदर, मे बी इवन नोज मे बी इवन अपना सिराज, क्योंकि वो भी एट टाइम्स क्रम्बल कर जाता है प्रेशर में, ही काइंड ऑफ गिव्स इनटू इट। आई क्वाइट फ्रैंकली हैज नॉट बीन दैट गुड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। हाँ डेफिनेटली। तो आई थिंक अल्टीमेटली हम लोग अपने फर्स्ट लाइनअप के साथ ही जाने वाले हैं, एंड सबसे प्रॉपर बैलेंस वही प्रोवाइड कर रहा है एज ऑफ नाउ। नहीं, बैलेंस सबसे अच्छा प्रोवाइड लाइनअप 3 कर रही है। मतलब बाय बैलेंस आई मीन उसमें सारे फैक्टर्स आएंगे, एक्सपीरियंस कितना है, क्या गेम प्लान वाला उसके हिसाब से क्या ये ठीक है। तो आई थिंक वो सब मिला के देखा जाए तो प्रॉब्ली फर्स्ट लाइनअप ही सबसे सही। मैं भी टेम्प्टेड अभी थोड़ा ज्यादा हूँ फर्स्ट लाइनअप के लिए, बिकॉज मुझे प्रॉपर बैट्समैन मिल रहे हैं और प्रॉपर बॉलर मिल रहे हैं। भले ही बॉलिंग ऑप्शंस कम है लेकिन प्रॉपर तगड़े बॉलर्स मिल रहे हैं मुझे। एंड बैट्समैन में आई थिंक बैटिंग थोड़ी बेटर ही हो गई है। अगर मतलब ऑफ कोर्स
कोहली नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, प्लेयर केएल राहुल नहीं है, वो पता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर बैट्समैन, मतलब प्रोफाइल वाइज देखा जाए तो एक ऑलराउंडर की जगह एक मेन बैट्समैन आ रहा है, तो उस हिसाब से ऑन पेपर प्रोफाइल वाइज बेटर हो रही है। राइट, आई एम ऑल्सो टेम्प्टेड टू प्ले द फर्स्ट लाइनअप हियर, बट मैं समझ सकता हूँ कि रोहित शर्मा थर्ड लाइनअप भी क्यों खिलाएगा। आई थिंक सेकंड लाइनअप खिलाने का सबसे कम चांस है यहाँ पे। वुड यू एग्री विद दैट? अगर आई एग्री, एंड ये जो थर्ड लाइनअप वाला जो तुमने बोला, आई थिंक वो है ट्रू। रोहित शर्मा विल बी टेम्प्टेड टू प्ले दैट लाइनअप, क्योंकि वी हैव अगेन एंड अगेन सीन कि वो चाहता है कि उसके साथ बॉलिंग ऑप्शंस भी हो और इतने बैटिंग ऑप्शंस भी। वो टेम्पलेट fair, मतलब हम complain नहीं कर सकते। हाँ ऑब्वियसली, मतलब जो भी जाएगा, जिस भी डिसीजन के साथ जाएगा, ऑब्वियसली ही नोज मोर देन अस, तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो होगा ही, उसको कुछ बैकिंग होगी उसके पीछे। बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक कि फर्स्ट के साथ ही जाना चाहिए। बट यहाँ पे मैं दो चीज़ें और पुट आउट करूंगा, मतलब ये तो 3 लाइनअप हो गई, अब इन तीनों में से ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है जो मैं कह रहा हूँ। ये बेसिकली हम एक चौथी लाइनअप डिस्कस नहीं कर रहे, इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि इन तीनों लाइनअप में से तुम क्या कुलदीप यादव की जगह सौरव कुमार नहीं खिला सकते? कुलदीप यादव की जगह सौरव कुमार, वो भी एक बॉलर है, स्पिनर है, ऑल दो, मतलब क्या ही सेंस बनेगा उसका? वही तो पॉइंट वही था कि हम सौरव कुमार को हमने स्क्वाड में ले तो लिया, बट ही विल डेफिनेटली नॉट प्ले, बिकॉज सिर्फ एक प्रॉपर बॉलर होने का, स्पिनिंग बॉलर होने के लिए ऑलरेडी कुलदीप यादव उसके आगे खड़ा हुआ लाइन पे, तो पहले उसको चांस मिलेगा। तो आई थिंक सौरव कुमार रिगार्डलेस बस स्क्वाड को भरने के लिए आए। दूसरा ये है कि भाई ध्रुव जुरैल को आपने लिया हुआ है, अगर आपको सरफराज खान खिलाना है नंबर 6 पे, उससे अच्छा ध्रुव जुरैल को ही खिला लो भाई, एज अ बैट्समैन ही खिला लो, कीपिंग मत कराना। उसके बारे में क्या कहना है? बिकॉज ही इज बीन इन द स्क्वाड बिफोर सरफराज खान, एज अ स्पेशलिस्ट कीपर लिया गया ना ऑल दो से। तो आई थिंक अगर उसकी कोई जगह बनेगी भी तो डायरेक्टली से उसके लिए बन सकती है, भारत के लिए। वही काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि केएल राहुल को जो रिप्लेस करेगा वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरह रिप्लेस करेगा, नॉट स्पेशलिस्ट कीपर, मतलब विकेट कीपर बैट्समैन रिप्लेस नहीं करेगा उसको, एक प्रॉपर बैट्समैन रिप्लेस करेगा। विच इज वाई आई थिंक ध्रुव जुरैल ऑल्दो स्क्वाड में सरफराज खान से पहले से है, बट ही इज अ विकेट कीपर फर्स्ट, तो सरफराज खान बीइंग द मेन बैट्समैन, लाइक बीइंग अ प्रॉपर बैट्समैन, उसको शायद पहले चांस मिलेगा। राइट, बट अगर हम देखा जाए तो बेसिकली हमें 3 में से 2 लाइनअप में तो क्लियरली सरफराज खान स्टार्ट करता हुआ दिख रहा है, जिसमें नहीं कर रहा वो सेकंड लाइनअप है, जो कि मोस्ट साइकिल खिलाएगा भी रोहित शर्मा। तो कैन वी अज्यूम कि सरफराज खान का डेब्यू सीधा होने वाला है? आई थिंक सो। आई थिंक जितनी हाइप है, एंड ऑल्दो ऑब्वियसली वो हाइप में गिवन नहीं करते वो लोग, बट आई थिंक जैसी कंडीशंस हैं, इससे बेटर कंडीशन नहीं हो सकती थी सरफराज खान के लिए आने में। एंड अगर ये कंडीशन नहीं आती तो वेरी इजीली वी नो कि सरफराज खान आता ही नहीं स्क्वाड में। सो आई थिंक सरफराज खान के लिए इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जितने जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनकी नज़रों में भी आ जाओ भाई। अभी होगा ऑब्वियसली उनके दिमाग में, बट जब सामने खेलते हुए देख लोगे, एक बड़ी इनिंग्स में आते हुए देख लोगे, तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर उसको 100 मार दी, विल यू ईट योर वर्ड्स जो तुम इतना पोस्ट कर रहे थे? नहीं यार, मैं बोलूँगा, आई हैव नो इशू, आई एम जस्ट सेइंग कि एक बेसिक स्टैंडर्ड है जो कि मीट करना चाहिए प्लेयर्स को आइडियली। ऐसे रूमर्स है कि मतलब आई थिंक आई वाज विद चिराग, उसने वो पास कर लिया कि शायद उसे पास कर लिया। अगर पास कर लिया देन आई हैव नो प्रॉब्लम्स भाई, क्योंकि फिर वो चाहे दिखे कैसा, एब्स हैं या नहीं, बॉडी कैसी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने वो बेसिक जो टेस्ट, जो भी फिटनेस का मेजरमेंट टेस्ट था, वो पास कर लिया, देन ऑब्वियसली ही हैज द ग्रीन लाइट टू गो। उससे फिर कुछ नहीं कर सकता। एंड भाई अगर 100 मार दो तो क्या ही बात है भाई, वो फिर वो पूरा सेलिब्रेशन भी गुस्से वाला कर देगा उसको। ये वाला तो आई थिंक सरफराज खान का डेब्यू हाईली लाइकली है। मैं एक बारी को मान लूँ कि रजत पाटीदार शायद डेब्यू ना करे, बट सरफराज खान का लग रहा है भाई चांस, क्योंकि हमें बेसिकली केएल राहुल को रिप्लेस करने के लिए एक लोअर ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए, मतलब मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन। पाटीदार यूजुअली टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। तो भाई ये तो हमारे लाइनअप्स हो गए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं इंग्लैंड की भी, बिकॉज ये हम लोग काइंड ऑफ एक सेकंड टेस्ट मैच का प्रीव्यू सा भी कर लेंगे यहाँ पे। पहली बात तो जो विकेट है वो विशाखापट्टनम की होने वाली है। अब विशाखापट्टनम ओडीआई और T20 में एक बैटिंग पैराडाइज माना जाता है, जहाँ पे मतलब आंख मीच के तुम ओडीआई में 400 रन बना सकते हो। उस टाइप की विकेट है, एक्सट्रीम बैटिंग की विकेट है कि कुछ सपोर्ट ही नहीं है बॉलर्स को। इसको ये लोग कैसे तोड़ मड़ोड़ के एक टेस्ट विकेट बनाएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने में, क्योंकि भाई कितना ही तोड़ लोगे और कितना ही नेचर चेंज कर लोगे। तो क्या ये एक एब्सोल्यूट रैंक टर्नर बन पाती है, ये मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने में। राइट, आई थिंक इसका एक जेन्युइन चांस है कि हमें फिर से एक रैंक टर्नर देखने को ना मिले। एक ऐसी पिच देखने को मिले जो कि पहले दिन पे क्रैक आउट नहीं कर रही है, थोड़ी स्लो होती रहेगी, बट बैट्समैन को गेम में रखेगी। वुड यू एग्री विद दैट? सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन द फर्स्ट टेस्ट, राइट? भाई दिख जाए तो होने को तो हो ही सकता है, बट आई विल बी डिसअपॉइंटेड भाई अगर ये चीज़ होती है।
क्योंकि मैं तो अभी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपर वो रायन टर्नर ही बनाएंगे। अगर नहीं बनाए थे तो आई विल बी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी हो गई ना कि अब हमारे जो थोड़ा बहुत जो बचे हुए एक्सपीरियंस बैट्समैन थे वो भी चले गए, तो अब शायद और वो सोचे बीसी से कि अब रैंक टर्नर बना दिया तो शायद हमारे खुद के बैट्समैन तो बिल्कुल ही ना टिक पाए। कोहली वोहली होते तो मैं तो कहता कि रैंक टर्नर पक्का बनो। अब शायद वो क्वेश्चन आ जाए, बट ठीक है, आई स्टिल बैक माय रणजी टैलेंट टू मतलब फेस दोस इंग्लिशमैन ऑन दीज पिचेस एंड मे बी डोमिनेट देम एज वेल। कमिंग टू इंग्लैंड, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई जो कि तुम कह रहे थे, वो बता दो एक बार। ब्रेंडन मैकलम का अपेरेंटली ऐसी न्यूज आ रही है कि ही इज टेम्प्टेड टू गो विद एन ऑल स्पिन अटैक। तो ये एकदम अनकन्वेंशनल है भाई, पूरा ये सब मैकलम ही करवा सकता है, मतलब एक्सट्रीम्स में है सॉर्ट ऑफ। अभी एक पेसर के साथ गया था इससे पहले वाले मैच में, अब अपेरेंटली ऐसा हो रहा है कि वो सारे स्पिनर्स ही लेके जाने वाले हैं। मतलब ले जा सकता है, एंड दे वेरी ऑनेस्टली टू गिव क्रेडिट टू देम, दे डिड काइंड ऑफ प्रूव अस रॉन्ग इन द फर्स्ट टेस्ट, जब इनके स्पिनर्स ने स्पेसिफिकली इन द फोर्थ इनिंग्स काफी अच्छा परफॉर्म करके दिया, हार्टली वगैरह ने जो 7 विकेट ले लिया उसने। तो जितना ईजी हमें लगा था कि ये लोग भाई बड़े इनएक्सपीरियंस स्पिनर्स ले आए, जो कि एक्चुअली में टेक्निकली ये लोग इनएक्सपीरियंस हैं, बट इन्हें परफॉर्म थोड़ा बेटर करा उससे। मतलब एक्चुअली यार मैं ये नहीं वो सरप्राइज कर रहा है सच, बिकॉज हमने पहले भी कहा था कि बैस बॉल जो ट्रेडिशनल बैस बॉल है वो नहीं चलेगा यहाँ पे, उससे थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा, राइट। एंड इसलिए ये लोग जो ट्रेडिशनल बैस बॉल खेल रहे थे पहले हाफ में गेम के फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में, वो नहीं चल रहा था, तब इंडिया डोमिनेट कर रही थी। जब इन्होंने खुद चेंज करा वो तभी ये मैच में वापस आए हैं, तो आई थिंक ऐसा कुछ गलत प्रूव नहीं करा इन लोगों ने। मतलब दे एक्चुअली डिड व्हाट वाज सपोज्ड टू बी डन, कि भाई सीखो इंडिया में आके कैसे बैसबॉल को मॉडिफाई करा जाए, बिकॉज जैसा आप अपने इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान के फ्लैट पिचेस पे खेलते हो वैसा यहाँ पे नहीं चलने वाला। तब तुम पिट रहे थे, तो आई थिंक क्रेडिट टू देम फॉर लर्निंग ऑन द ग्राउंड एज द मैच वेंट ऑन, कि तभी मैच चल रहा है उसके बीच में सीख भी लिया, बहुत जल्दी सीखा। आई थिंक उसका क्रेडिट जाता है, बट नॉट नथिंग टू से कि बहुत ज्यादा सरप्राइज करा है। ओके, बट ये जो 4 स्पिन वाला ऑल स्पिन है यहाँ पे, बेसिकली वो शोएब बशीर जो इनका वो लड़का है वो आ गया फाइनली, उसको वीजा नहीं मिल रहा था, वो आ गया अब, तो वो कह रहे हैं कि अब ये सभी को खिला देंगे साथ में। एक प्रॉब्लम है कि जैक लीच जो है, जो इनका मोस्ट एक्सपीरियंस स्पिनर था, टकला जो है, वो उसके कुछ नी में कोई ब्रूजिंग वूजिंग हो गई बहुत ज़्यादा, तो वो कंफर्म नहीं कि वो खेलेगा अगला टेस्ट मैच की नहीं। अगर तो वो फिट नहीं होता तो फिर इन लोगों को मार्कवुड को खिलाना ही पड़ेगा मोस्ट लाइकली। वॉट आई एम सरप्राइज टू सी इज कि मैकलम जो है वो एंडरसन को शायद खिलाने का कंसिडर भी नहीं कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो सीधा सारे स्पिनर्स को खिलाने का सोच रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर इंग्लैंड जो है एक पेसर खिलाती है, आई थिंक 2 पेसर तो नहीं खिलाएगी, ये तो कंफर्म ही हो चुका है, एक खिलाएगी अगर, तो आई वुड लव फॉर हिम टू गो फॉर एंडरसन। वही मतलब एक्चुअली में अगर हम कंपैरिजन देखें तो एंडरसन और ये मार्कवुड का बन कैसे रहा है, मतलब व्हाट इज द टेक्निकलिटी बिहाइंड इट, क्यों प्रेफर करा है मार्कवुड को? आई थिंक मेन वही था कि वो एक्सप्रेस पेस लेके आता है, ओके, एंड एक्सप्रेस पेस ऑन अ विकेट विच इज ऑलरेडी वेरी स्लो, मे बी ही कुड एक्सट्रैक्ट समथिंग कि बैट्समैन को हरी करके 1-2 बॉलें डाले, देन 1 बॉल विल ऑटोमेटिकली ट्रैप इन द विकेट कि पढ़ के स्लो आ रही है, एंड क्योंकि उससे पहले की 2-3 बॉल बैट्समैन बहुत हरी होके खेल रहा था, तो पहले ले इस पे बैट फेंक देगा शायद जल्दी में और आउट हो जाए। ओके, कुड बी वन ऑफ मेनी सेटअप्स, एक ही हो सकता है। बट आई थिंक वही जिमी एंडरसन ऐसी पुरानी पिच पे रिवर्स स्विंग करा सकता है, बिकॉज बॉल जल्दी जल्दी खराब होगी तो रिवर्स स्विंग का चांस मिलेगा। आई थिंक वो फैक्टर्स है, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसका। आई थिंक 4 स्पिनर खिलाने का जो इसका क्राइटेरिया है, इट इज़ वेरी लाइकली कि सेकंड टेस्ट मैच में ही खिला दे, ओनली डिपेंड्स ऑन जैक लीच फिट है कि नहीं। क्योंकि अगर ऐसी विकेट भी मिली जो पहले टेस्ट मैच में थी, आई थिंक इससे बेटर तो नहीं होगी, बेटर बैट्समैन के लिए इन द सेंस करनी तो नहीं चाहिए भाई, राइट। तो ऐसी विकेट पे जिस तरीके का मैच हुआ है, अगर मैकलम से अब पूछा जाए कि आप पहले दिन पे क्या 4 स्पिनर खिला देते, कहता हाँ भाई, क्योंकि मार्कवुड ने करा ही क्या है, कुछ कितने जितने सराज ने वो डाले उतनी कुछ इसने डाले, बहुत ज्यादा नहीं डाले, और एक भी विकेट नहीं लिया उसने, राइट। इनफैक्ट पिटाई हुई है थोड़ी बहुत। सो आई थिंक मार्कवुड का वही सीन था यार कि एक एक्सेसरी था, वो एक एडेड ऑन था कि बस साइड में तू रहे, जब जरूरत पड़ेगी तो 1-2 ओवर डाल दियो ताकि मेरे स्पिनर्स को उस टाइम पे रेस्ट मिल जाए। तू खुद अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है एसेंशियली। Keeping that in perspective, I would be loving to see England having all 4 spinners in the same lineup. मुझे लगता है कि 2 स्पिनर्स को पहली इनिंग में नई बॉल से ऑन अ गुड पिच अगर आप स्टार्ट करा रहे हो, इट कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर रोहित शर्मा टू रीगेन हिज फॉर्म, क्योंकि नई बॉल स्किड करके अच्छी आएगी बैट के ऊपर ऑन अ विकेट जो कि डिटोरिएट नहीं हुआ है। अगर फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया टॉस जीत के बैटिंग कर ले,
वी कुड सी 100 फ्रॉम रोहित शर्मा, ओके बट भाई रोहित शर्मा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है आजकल हाँ भाई। एक्चुअली में कुछ पता चले कि बॉल इतनी अच्छी आ रही कि टेम्प्ट होकर टिल्ला मार दिया हाँ। तो वो भी आउट भी हो गया। राइट। बट हाँ, टू सम अप, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस टेस्ट मैच? आई थिंक इससे पहले तक जब ये न्यूज़ नहीं आई थी राहुल और जडेजा की, मैं आई वॉज काइंड ऑफ वेरी श्योर कि हम लोग जीत जाएंगे अगला वाला। बाय द वे अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कोहली का भी कुछ पक्का नहीं है। मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों, आई हैड दैट फीलिंग कि शायद थर्ड में भी नहीं आया, बट लेट्स सी कि जब थर्ड की अनाउंस होगी उसमें पता चल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक आई एम नॉट सो श्योर, लाइक देयर इज अ चांस कि इंग्लैंड जीत सकती है वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनएक्सपीरियंस दैट वी हैव इन आवर स्क्वाड राइट नाउ। राइट। काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है इस टाइम पे अभी ऐसे ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलने का। रजत पाटीदार ले लो, अपना जायसवाल, गिल वैसे अच्छे फॉर्म में नहीं है, जायसवाल हिट एंड मिस है वैसे, गिल अच्छे फॉर्म में नहीं है, अय्यर अच्छे फॉर्म में नहीं है, सरफराज खान अभी आया, रजत पाटीदार का पता नहीं क्या होगा, भारत पे हम लोग कितना रिलाई करें वी डोंट नो, जडेजा बचा नहीं है, अश्विन है, कुलदीप यादव एक बैट्समैन वैसे ही कम हो जाएगा, नीचे हमारे बॉलर जो वैसी बैटिंग नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला। आई थिंक जो बैटिंग तो है वो तो बहुत डिपेंड करेगी रोहित शर्मा कैसा खेलता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस बार उस पर कि वो कैसा खेलने वाला है। आई थिंक इस टेस्ट मैच में प्राइमरीली हमें 2 फिगर्स देखने, अश्विन एंड रोहित शर्मा। आई कॉन्शियसली डोंट पिक बुमराह बिकॉज हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो बाबर टर्नी विकेट्स पे हमें वो चीज़ करके दे जो उसने करके दिया है। राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिनर की होनी चाहिए। तो आई थिंक ये 2 फिगर्स हैं, अगर ये दोनों चलते हैं आई डोंट सी इंग्लैंड विनिंग डिस्पाइट द स्क्वाड दैट इंडिया हैज। अगर हमने ऐसी स्क्वाड के साथ बीजेडी जीते हुए हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो घर पे क्यों नहीं जीत सकते भाई? बिल्कुल जीत सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने इस इंग्लैंड टीम की बॉलिंग भी कुछ खास नहीं है। सो भाई आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इवन मैच होने वाला है, बट आई एम स्टिल गोइंग टू बैक इंडिया। सेम। अब इसको आने वाले पॉडकास्ट में, अगले पॉडकास्ट में और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, बट फॉर दैट आई थिंक फॉर नाउ आई थिंक वी शुड कॉल इट क्विट्स। इस पॉडकास्ट को बंद करते हैं। होप यू ऑल लाइक्ड इट। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वी रिलीज अ न्यू एपिसोड या पॉडकास्ट, जो भी कहना कह लो भाई, ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एट 9 PM। एंड द नेक्स्ट पॉडकास्ट जो आपको देखना चाहिए हमारे चैनल से, वो आपको मोहित दिखाएगा। वो आपको यहाँ दिख रही होगी, तो आप इसको देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।